starting with a sample of pure copper 66, 7/8 of it decay into zinc in 15 minutes. The corresponding T half और हाफ लाइफ विल बी। ठीक है, हमको बोला है कि 7/8 जो है वो डिके हो रहा है, 7/8 डिके हो जा रहा है कितने सेकंड में, 15 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में कितने में डिके हो जा रहा है। ठीक है, हमने बोला 7/8 डिके हो गया तो बचा कितना, कितना बचा, n0/8 बचा, और n0/8 जो समय होता है कितने समय में ये बचता है, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ में ये बचता है। ओके, ये हो जाएगा 15 मिनट, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, 15/3 दैट इज 5। ये 5 मिनट में क्या होगा, इसका टी हाफ हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास n0 से n0/2 बचने में जो समय है वो टी हाफ है, n0 से n0/4 बचने में जो समय है वो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ है, n0 से n0/8 बचने में जो समय है वो 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ है। तो एनसीईआरटी से बचे हुए चीजें के रेस्पेक्ट में बात करती है। हमने बोला 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ मतलब कितना बचेगा, n0/4 बचेगा, कितना खत्म हो गया यहाँ पे 3 n0/4 खत्म हो गया। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला 7/8 n0 खत्म हो गया, बचा कितना n0/8 बचा, तो कितना समय लगेगा, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो उससे हम सॉल्व कर लेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। A stationary hydrogen atom in the first excited state emit a photon if the mass of the hydrogen atom is m, small m, and the ionization energy is capital E. The recoil velocity acquired by the atom is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये देखो क्वाड्रेटिक बनने वाले ऐसे लग रहा है, क्वाड्रेटिक बनने वाले ऐसे लग रहा है। चलो लास्ट में कर लेते हैं, लास्ट में कर लेते हैं। नेक्स्ट, बुलेट ऑफ मास। ओके, बुलेट का मास दिया अपने पास कितना, बुलेट का मास दिया है, मास ऑफ द बुलेट, बुलेट का मास दिया अपने पास। ओके, बुलेट का मास कितना दिया, बुलेट का मास दिया अपने, मास ऑफ द बुलेट। ओके, बुलेट का मास दिया 0.2 kg, ये है मास ऑफ द बुलेट, है 0.2 kg। ओके, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी दे दी अपने को, वेलोसिटी 250, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास दे दिया 0.23 kg विच इज एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल surface. After the impact, the block and the bullet moves together and come to rest after traveling a distance of 40 meter. The coefficient of static friction will be। देखा, हमारे पास कहानी पहले समझ आता है। कहानी क्या हो रहा है कि अपने पास गोली थी, एक बंदूक से चली गोली, तो इसकी मास दिया गोली का, बंदूक से चली गोली थी, उसकी मास दे दिया अपने को 0.02 अपने पास इसका केजी इतना मास था। ये क्या किया, एक दीवार पे नहीं, एक लकड़ी के है ना ब्लॉक पे जाके टकराता है, कितनी वेलोसिटी से 250 मीटर पर सेकंड से जाके टकराता है उस ब्लॉक पे। ठीक है, अब इस ब्लॉक का मास दे दिया कितना, इस ब्लॉक का मास दे दिया अपने को 0.23 kg। ठीक है ना, तो अपने पास जब इस ब्लॉक पे टकराता है तो ब्लॉक और बुलेट का जो सिस्टम है वो डिस्प्लेस करता है कितना मीटर तक, डिस्प्लेस करता है, हमने बोला 40 मीटर तक। जब इससे गोली टकराने के बाद जो ब्लॉक और जो है ना, ब्लॉक और जो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन होगा, तभी तो क्या करेगा, ये रुकेगा, नहीं तो रुकेगा कैसे। ठीक है ना, चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस में हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसका म्यू पूछा है। अगर यहाँ पे गोली चलने के बाद जो ब्लॉक पे जो गोली धस जाता है उसके बाद ये 40 मीटर चलता है और उसके बाद एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है 40 मीटर, और उसके बाद बताओ कि हमारे पास म्यू कितना, यही हमसे पूछा गया है। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमसे पूछा गया है। तो क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, पहले तो क्या करेंगे, हमने बोला हम लोग दिमाग में एक सीन क्रिएट कर लेते हैं कि क्या करना है। पहले क्या करना है अपने को, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। मोमेंटम कंजर्व क्यों करेंगे, यहाँ पे अगर इस ब्लॉक की हमने को, जो ब्लॉक और जिसमें बुलेट धसा हुआ है उस ब्लॉक अगर हमको क्या वेलोसिटी पता चल जाए, सपोज हमने बोला v डैश है, और इसकी वेलोसिटी पता चल जाए तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे, है ना, v² बराबर u² प्लस 2as, क्योंकि हमारे पास क्या जाएगा, फाइनली रुक जाएगा तो u फाइनली 0 हो जाएगा, और u हमको ये पता होगा जो कि ब्लॉक का होगा। ठीक है ना, और हमने बोला एक्सेलरेशन जो होगा वो म्यू जी के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, म्यू जी के, है ना। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हमको 40 दे दिया है। तो यहाँ पे अपना सीन क्लियर है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब सीन क्लियर है, अब सॉल्व कर लेते हैं। सीन क्लियर है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने बोला जो मोमेंटम फाइनल इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो ब्लॉक का मास है 0.02 इंटू उसके वेलोसिटी दी थी 250। ओके, हमने बोला ब्लॉक और बुलेट का जो सिस्टम है उसका जो मास है वो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू इसकी जो वेलोसिटी हमको निकालनी है। ठीक है ना, v सपोज v मान लो, तो यहाँ से 100 नीचे लिख दिया मैंने, इसको 100 नीचे दे पॉइंट, ये पॉइंट खत्म, ये 100 सब खत्म, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10, तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड जो ब्लॉक और बुलेट जो कंबाइंड सिस्टम है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब थर्ड इक्वेशन हम मुझसे लगाता हूं, v² बराबर u² प्लस 2as,
है ना। और ये u क्या है, हमने फाइनली जो ब्लॉक होगा जाके रुक जाएगा, तो मैंने बोला माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे रिटार्डेशन होगा इसलिए मैंने बोला माइनस 2 म्यू जी इंटू एस। ओके, तो माइनस माइनस चलेगा। और जो ब्लॉक और जो बुलेट का जो सिस्टम का जो मास सॉरी वेलोसिटी है अभी भी निकाले हमने 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 400 अपॉन 2 इंटू म्यू, तो यही लगता है 2 इंटू जी 9.8 बोला है, 9.8 बोला है, हमने बोला 10 ही मान लेते हैं, चलो है ना 10 ही मान लेते हैं, है ना, आसपास चला नहीं है, ठीक है 10 मान लिया, जी और एस को लीजिए 40, ठीक है। तो ये अपने पास 400 का 10 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, 1/2 आ जा रहा है म्यू, 1/2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 मतलब 0.51 अपने पास क्या आ जाएगा म्यू दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट होती नहीं इसके पास। Two bodies collide as shown in the diagram. During the collision, they exert impulse of magnitude j on each other. ठीक है, ओके हमने बोला ठीक है। तो सर इनिशियल मोमेंटम बताओ, एक ब्लॉक का जो ये वाले ब्लॉक है, पीछे वाले ब्लॉक का जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू वी, मोमेंटम जो होगा है ना, मोमेंटम जो हो गया तो m इंटू वी, मास कितना है इसके पास 2 kg, और इसके वेलोसिटी है 6 kg 6 मीटर पर सेकेंड, तो अपने पास मोमेंटम क्या हो जाएगा, ओके 12 kg मीटर पर सेकंड, ओके 12 kg मीटर पर सेकंड, 12 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम इनिशियली इसका होगा, और पहले वाले मतलब आगे वाले का जो मोमेंटम होगा इनिशियली वो कितना होगा, हमने बोला 4 kg मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। तो देखो ये अपने पास दोनों का मोमेंटम है, हमको क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जे, ओके द ब्लॉक 2 kg, ओके द 2 kg ब्लॉक विल चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, देखो ये 12 से आगे जा रहा था, हमने बोला एक आदमी बहुत आगे तेजी से जोर से आ रहा था, हमने बोला खींच के झापड़ लगा दिया उसको, तो वो ऊपर वापस भागेगा ना, हमने बोला वो आपको झापड़ लगाने के लिए आ रहा था, हमने और जोर से झापड़ लगा दिया वापस भाग जाएगा, ठीक है। तो अपने पास इसका मोमेंटम पहले तो कितना था, इसका मोमेंटम आगे की तरफ था 12 kg मीटर पर सेकंड, हमने बोला और तेजी से उससे मोमेंटम लगा दिया पीछे की तरफ, तो क्या चलेगा, पीछे चलेगा ना, बिल्कुल। हमने बोला एक आदमी आ रहा था झापड़ मारने के लिए हमको, हमने बोला और खींच के झापड़ लगा दिया उसको, तो क्या पीछे भागेगा, बिल्कुल पीछे भागेगा। तो हमने क्या करना है, इतना मोमेंटम उसको लगाना है पीछे की तरफ कि वापस भाग जाए। तो कितना मोमेंटम लगाना है, 12 से ज्यादा कि जितना मोमेंटम लगाना है, तो जे है ना, हमने जो लगाया वो जे है, जे शुड बी ग्रेटर देन 12 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज होगा मतलब पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, पीछे। फिर नेक्स्ट, particles are released from rest at A and slide down the smooth surface of height h to conveyor B, ठीक है, ओके। एक हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, बिल्कुल हमने बोला ये एक कन्वेयर बेल्ट है वहां पे गिर रहा है, ओके, जिसका हमने बोला बी बोल दिया। द करेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द कन्वेयर पुली ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इस कन्वेयर पुली जो दिया है ना, बिल्कुल ये, और इसका रेडियस दिया अपने पास स्मॉल आर टू प्रिवेंट एनी स्लाइडिंग ऑन द बेल्ट एज द पार्टिकल ट्रांसफर टू द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ज्यादा चीज नहीं है, सब कंफ्यूज करने की लैंग्वेज ज्यादा बड़ी है, हमने बोला सिंपल सी चीजें। देखो यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो क्या होगा, कहानी समझ जाता है, पहले तो कहानी समझ जाते हैं। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, वो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना, अब उस काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास वेलोसिटी आएगी, और ये वेलोसिटी किसके बराबर है, ओमेगा आर के बराबर है, तो क्या नहीं होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा, क्या नहीं होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा, है ना। तो हमको बोला कि प्रिवेंट एनी स्लाइडिंग, है ना। कितना क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा एंगुलर वेलोसिटी कितना हो इस कन्वेयर बेल्ट का कि ये इस पे स्लाइड ना करे, तो ये ओमेगा निकालना है। हमने बोला इस पॉइंट पे इसकी वी निकाल लो, उसको आर से डिवाइड कर दो, अपने पास ओमेगा आ जाएगा। तो वी कैसे निकालेंगे, अरे यार हमने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, चलो हमें इससे सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। देखो पहले उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब जब नीचे आएगा तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, ओके, हमने बोला इनिशियल मोमेंटम कितना था, ओके, इनिशियल मोमेंटम नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं, इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी, mgh, क्योंकि हमारे पास स्मॉल mgh है ना। और फाइनली जो mgh होगा वो किसमें काउंट जाएगा, बाद में ये पूरा का पूरा काउंट जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, तो m से m कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2gh का अंडर रूट बराबर v। इस पॉइंट पे आने के बाद जो इसकी v जो होगी ना वो कितनी होगी, अंडर 2gh, ठीक है। और यही v किसके बराबर होना चाहिए, ओमेगा r को, है ना। हेंस जिससे क्या हो, ये v बराबर ओमेगा r, है ना, इतना होना चाहिए, तब क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा। तो अपने ओमेगा निकालनी, तो ओमेगा बराबर क्या करो, v को r से डिवाइड कर दो, v बराबर कितना हो जा रहा है, अंडर 2gh हो जा रहा है, 2gh को r से डिवाइड कर देना है, 2gh को अपने को r से डिवाइड कर देना है, 2gh को r से डिवाइड कर देना है, 2gh को r से डिवाइड कर देना है, आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है।
Okay. Okay. Two short bar magnet of dipole moment capital M and M root 3 are joined at right angle to form a cross as depicted in the figure. Okay. The value of theta for which the system remain in equilibrium in a uniform external magnetic field. किसको बोला थीटा? देखो ये थीटा जो दिया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितनी हो कि ये जो हो सिस्टम कैसा हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो इससे देखो इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, नेट टॉर्क जीरो। क्योंकि देखो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए तो हमने बोला सिस्टम कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। कब? जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो नेट टॉर्क जीरो होने के लिए पहले बता टॉर्क क्या होता है। कोई भी बार मैग्नेट पे कोई टॉर्क जो होता है, देखो इस पर टॉर्क इधर लग रहा है, उसका टॉर्क इधर लग रहा है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो हमने बोला नेट टॉर्क जीरो करने के लिए टॉर्क बताना जरूरी है। टॉर्क बराबर क्या होता है, हमने बोला m क्रॉस b, m क्रॉस b, m क्रॉस b, वेयर m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है ना, तो m क्रॉस b या फिर m b sin थीटा बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने बोला दोनों के लिए क्या कर दो, है ना, टॉर्क वन। सपोज इस पे टॉर्क लग रहा है टॉर्क वन, और इसने बोला इस पे टॉर्क लग रहा है एंड टॉर्क टू। अगर टॉर्क वन बराबर टॉर्क टू है, मतलब एक का टॉर्क ऐसे क्लॉकवाइज है, एक का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क जो जीरो हो जाएगा, तभी तो क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो हमने बोला टॉर्क वन और टॉर्क टू बराबर कर दो। अपने पास अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमने बोला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला टॉर्क वन मेरे बोला इसके मैंने जो m जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके लिए टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, है ना, m क्रॉस b, है ना, m क्रॉस b और इनटू sin थीटा। m क्रॉस की तो मैंने m b sin थीटा कर लेता हूं। ठीक है ना, m इनटू b इनटू sin थीटा को sin थीटा ही रहने देता हूं, sin थीटा को sin थीटा ही रहने देता हूं। ठीक है, ये थीटा को निकालना है। दोनों के बीच एंगल दे दिया 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल दे दिया 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों के बीच एंगल दे दिया 90 डिग्री, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोनों के बीच डायरेक्ट एंगल बुलाना दिया रहा है, डायरेक्ट एंगल बिल्कुल। ठीक है, तो अपने वो ये हो जाएगा m, मैंने दूसरे वाले का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो m रूट 3 है, m रूट 3 इंटू b है, m रूट 3 इंटू b है, और sin थीटा जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इंटू sin 90 माइनस थीटा। बच्चे को पता है sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। हमने बोला m से m कैंसिल हो गया, b से b भी कैंसिल हो गया, sin थीटा बराबर रूट 3 इंटू cos थीटा, है ना। और हमने बोला sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा बराबर रूट 3 किस थीटा के लिए होता है, हमने बोला थीटा बराबर 60 के लिए tan थीटा रूट 3 होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट, ओके okay, if the circuit power कहाँ पूछ गया, हमने बोला ये रहा, if in the circuit power dissipated is 150 watt then R, कैपिटल R is, ठीक है, पावर डिसिपेटेड इतना है तो कैपिटल R क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो पावर हमने बोला, इसके लिए हमने बोला देखो दोनों पैरेलल में दोनों के पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो 15 वोल्ट यहाँ भी, 15 वोल्ट यहाँ भी। तो पहले में हमने बोला दोनों का सम जो होना 150 होना चाहिए, दोनों का सम जो पावर का जो होना चाहिए 150 होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बोला इसके लिए P1 पावर है, इसके लिए P2 पावर है। तो जो P1 है वो कितना होगा, Pn कितना होगा ना, v स्क्वायर बाई आर जो होता है पावर होता है, v स्क्वायर बाई आर पावर होता है बिल्कुल। हमने बोला इसको, मैंने बोला यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर 225 अपॉन आर कितना हो जाएगा 2 प्लस उसके लिए हमने बोला v स्क्वायर बाई आर, वहां पे 15 का स्क्वायर 225 अपॉन आर, है ना। और ये हो जाएगा 150। अपने को यार बोलना है यार, देखो यहाँ पे निकालना है अपने को आर की वैल्यू, है ना। तो अपने को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास इसको 225 कॉमन ले लिया मैंने, 225 जब कॉमन ले लिया, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया अपने पास यहाँ से, ओके हमने बोला यहाँ से ये जाएगा इधर, यहाँ से चला जाएगा तो 150 माइनस 225 बाई 2, 150 माइनस 225 बाई 2 बराबर 225 बाई आर। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 300 ये हो जाएगा इधर से 300 माइनस 225, तो 75 बाई 2 है ना। तो 300 माइनस 225 कितना हो जाएगा, 300 माइनस 75 बाई 2 बराबर 225 बाई आर। तो 75 टू 150 और 75 3 जा कितना होता है 225, है ना। तो 1 जा ये हो जाएगा 3 जा, तो आर बराबर कितना जाएगा 6, है ना। आर बराबर 6 ओम। देखो ये क्वेश्चन क्यों आया था, ये क्वेश्चन इसलिए आया था कि हमारे पास क्या है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या है ये प्रीवियस एज इट इज बिल्कुल। ये बुलेट वाला है ना, बुलेट वाला भी हमने पास है, सेम टू सेम क्वेश्चन जिसका हमें 0.51 बिल्कुल। और ये वाला जो है ये आएगा AI 2002 में, है ना। तो इफ द सर्किट पावर डिसिपेट दिया है 120 एज इट इज 6 ओम बिल्कुल।
नेक्स्ट, द टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड ऑन, है ना। तो देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने बोला ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन एंड द रिलेटिव पोजीशन। इट रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, ना ही तो नेचर पे डिपेंड करता है, ना ही तो वायर पे डिपेंड करता है, इसी पर सिर्फ ओरिएंटेशन और नेचुरल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जितना तेजी से, जितना पास पास उनको रखोगे, और हमने बोला जितना उनकी मैंने बोला जितने पास पास रखेंगे उतने ज्यादा अच्छे से होगा, और 90 डिग्री पर जीरो हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल इसका कंडीशन देख लेते हैं, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ओरिएंटेशन में हमने देखा कि ऐसा ओरिएंटेशन वाले का थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा ओरिएंटेशन वाले का थोड़ा ज्यादा होता है ना, और ऐसा ओरिएंटेशन वाले का थोड़ा कम होगा, ऐसा ओरिएंटेशन वाले का थोड़ा, है ना, ऐसा ओरिएंटेशन वाले का थोड़ा कम होगा, और ऐसा ओरिएंटेशन वाले का, तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसका ज्यादा इसका कम। तो हमने बोला ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल। थ्री कैपेसिटर each of capacitance 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective resistance, or sorry, effective capacitance is 6 microfarad. दिस कुड बी डन बाय, ठीक है। हमने को क्या करना है, देखो हमने को दे दिया किसी आदमी, एक आदमी आया, बोल देखो मैं तेरे को 4 कैपेसिटर देता हूं, अब उस 4 कैपेसिटर को तू कैसे कनेक्ट करे मेरे को बता, कि हमको नेट कैपेसिटेंस आए, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आए वो 6 माइक्रोफैराड है। तो मैं बोलूंगा सर आप क्या करो, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को सीरीज में रख दो, और उसके साथ जो एक और है उसको पैरेलल में रख दो, तो क्या हो जाएगा, आपका नेट जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड के जितना हो जाएगा। तो हमने बोला देखो कैसे हो जाएगा, हमने बोला 100 को देख लेते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, तो 4 कितना होता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, 4/2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 इसका इफेक्टिव हो गया 2, और ये हो जाएगा 4, तो 2 और 4 पैरेलल में कितने आते हैं, 6, ठीक है। तो अपने पास क्या है, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि ये भी पहले आ चुका है, ये भी पहले आ चुका है। देखो हमने बोला ये कब आया था, ACBSE PMT में आ गया 2003 में। एज इट इज कैपेसिटर 3 है बिल्कुल, जिनका एक कैपेसिटर कितना है, 4 माइक्रोफैराड है। ओके, हमने बोला क्या करें, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। ओके, in the shown figure, the charge appearing on the conducting shell of radius capital R when a point charge Q is kept at a distance of small d from the center of the sphere is, ठीक है। तो देखो कुछ भी हो, जब भी हम अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है, अर्थिंग का कंसेप्ट है कि धरती हम माता हमसे बोलती है कि अपना पोटेंशियल जीरो कर लो, कुछ भी करो अपना पोटेंशियल जीरो कर लो। जब भी कोई बॉडी को अर्थिंग करते हैं तो धरती माता हमसे बोलती है कि जिस पॉइंट पे तुम कनेक्ट कर रहे हो, या फिर जिसको कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या करो, कुछ भी करो लेकिन अपना पोटेंशियल जीरो कर लो। वो नहीं बोलती कि चार्ज जीरो कर लो, धरती माता बोलती है अर्थिंग के समय कि अपना पोटेंशियल जीरो कर लो। पोटेंशियल जीरो करने के लिए हमने बोला यहाँ पे Q है, इस चार्ज आने पे, सपोज इसके पास चार्ज आया Q डैश, है ना, चार्ज Q डैश आने के बाद इसके पास जो पोटेंशियल आया है ना, यहाँ पे मैंने निकाल लिया इसके सरफेस पे, वो कितना आया, Q डैश बाई R, Q डैश बाई कैपिटल R के जितना, ठीक है। और इसकी वजह से कितना आ रहा है यहाँ पे, इसके सरफेस में बिल्कुल इसके सेंटर में निकाल देना, ठीक है, सेंटर पे निकाल देता, ठीक है। ओके, तो इस छोटे चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, KQ/D, ठीक है ना, इसी छोटे चार्ज की वजह से KQ/D, तो K से K कैंसिल, तो जो Q डैश हो जाएगा, Q डैश कितना हो जाएगा, ये ये हो जाएगा QR/D, और QR/D हो जाएगा इसके पास, QR/D, और ये चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल जीरो करना है ना, तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए चार्ज जितना आएगा तो ये तो पॉजिटिव होगा ना। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला चार्ज का, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन देखो, हमने बोला इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इतना होगा, तो इसका जो साइन होगा वो अपोजिट होगा, तब तो एक का पोटेंशियल पॉजिटिव, एक का पोटेंशियल नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल जीरो, क्योंकि जो छोटे से चार्ज है, स्मॉल चार्ज की, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो KQ/D आएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। तो अगर इस पे पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो करना है तो इस पे चार्ज क्या आना चाहिए, नेगेटिव, या फिर हम बिल्कुल तरीका ऐसा है कि तो KQ डैश बाई R प्लस KQ/D इज इक्वल टू 0 करना है। तो अपने आप यहाँ पे अपने पास साइन क्या जाएगा, Q डैश का, अपने आप साइन क्या जाएगा, Q डैश का यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे भी करेंगे कि अपने पास तरीका यही है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसमें, फिर ना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन अ सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R इज 100 वोल्ट एंड जिसका R की वैल्यू दे दी 1 किलो ओम विथ C कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड।
The resonant frequency omega is 200 रेडियन पर सेकेंड. एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस एल इज. ठीक है, हमको क्या बोलते हैं रेजोनेंस के समय, रेजोनेंस में हमको बिल्कुल हमको क्या दिया है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट दे दिया. क्या दिया, सीरीज एलसीआर सर्किट. तो अपने पास एक कैपेसिटेंस होगा, एक इंडक्टेंस होगा और एक रेजिस्टेंस होगा. और हमने बोला कि इसके पास हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो 100 वोल्ट आ रहा है ना. और इसका जो आर दे दिया वो इतना दे दिया. ठीक है, हमने बोला V बराबर IR होता है कि नहीं होता है, V बराबर IR होता है कि नहीं होता है. तो हमने बोला करंट निकाल लेते हैं इसका करंट, क्योंकि करंट तो सब जगह सेम होगा, सीरीज में तो करंट सब जगह क्या होगा, सेम होगा. तो करंट निकाल लेते हैं. I बराबर V बाई आर. V हो जाएगा 100 और R कितना हो जाएगा, 1000 हमको दिया हुआ है. हमने बोला 0.1 हो जाएगा. 0.1 एम्पीयर करंट बह रहा है, 0.1 एम्पीयर करंट बह रहा है सर्किट पे. 0.1 एम्पीयर करंट बह रहा है सर्किट, तो तीनों पे बहेगा. इस पे भी, कैपेसिटर पे भी, रेजिस्टर पे भी और इंडक्टर पे भी, तीनों पे. तो अपने पास अब क्या आ चुका है, करंट आ चुका है. अब करंट आ चुका है. अगर हमको क्या निकालना है, अगर हम देखो रेजोनेंस के समय जो वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस के अक्रॉस होता है वही वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टेंस के अक्रॉस होता है. ये तो कॉन्सेप्ट होता है यार. रेजोनेंस के समय क्या होता है कि अपने पास जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कैपेसिटेंस के अक्रॉस, वही वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस. तो अगर हमको कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज पता चल जाए तो हम क्या बोल देंगे, वही हो जाएगा इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है, ओके. तो हमने बोला इंडक्टेंस के पास, कैपेसिटेंस का जो अपने पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V बराबर IR होगा, V बराबर IR होगा. ठीक है ना. तो हमने बोला यहाँ पे I का, R का जो काम करता है V बराबर IR होता है. R का जो काम करता है वो क्या करता है, XC. R का जो काम करता है वो XC. हमको क्या पता है, अपने को I पता है, XC निकाल लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, V मिल जाएगा. तो XC जो होता है वो क्या होता है, 1/ओमेगा C. ओमेगा दिया 200, C कितना 2 माइक्रोफैराड. 10⁻6 था, यहाँ पे 10⁻6 था, उसको ऊपर लेके मैंने क्या बोल दिया, इसको 10⁻+6 कर दिया. ऊपर क्या करें 10⁻+6, ऊपर में 10⁻+6. तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ से 10⁻4 और ये हो जाएगा 10⁻4 बाई, ये हो जाएगा अपने पास 100/4 × 10⁻2, मतलब ये हो जाएगा 250 हो जाएगा अपने पास, है ना. 2 जीरो चले गए, है ना. तो 250 इंटू 250 नहीं देखो अपने पास क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा, चलो 10⁻4/4 आ रहा है, 10⁻4/4 आ रहा है C. तो अपने पास ये I करंट आया कितना 0.1, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/4 इंटू 10⁻4. तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻3. 10⁻3/4 कितना होगा, 10⁻3/4, 10⁻3/4 हो जाएगा 250, है ना. 10⁻3/4 हो जाएगा 250 वोल्ट. किसके अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या रहा है, वोल्टेज ड्रॉप. तो जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा एट रेजोनेंस. 250. और ये क्वेश्चन भी क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. हमने बोला यहाँ पे देखो इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ये आई 2006 में था, कर्नाटक का CET 2010 में भी आया था. ओके, हमने बोला इन सर्किट बिल्कुल देखो यहाँ पे एसिटी से हमने बोला 250 वोल्ट. ओके, हमने को कुछ डाटा भी वही पूछा, डाटा भी इंडक्टर के अक्रॉस ही पूछा है. ओके, है ना, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट की बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप और स्टेप डाउन किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं हम, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में स्टेप अप स्टेप डाउन की बात करते हैं. पावर तो जो होगा ना, अगर कुछ ना बोले तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे. और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो पावर होता है वो जितना पावर इनपुट करेंगे उतना पावर आउटपुट ही होगा. तो अपने को स्टेप अप बोला. स्टेप अप मतलब वोल्टेज कम से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं. तो वोल्टेज कम से वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं. अपने पास क्या होगा, ये अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ना, एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, या फिर हम बोला देखो वोल्टेज सेकेंडरी जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा. ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन होगा. ठीक है ना. हमने बोला NS अपॉन NP जो होता है, अपने पास एक टर्न रेशियो होता है NS अपॉन NP, है ना. NS अपॉन NP जो होता है वो कितना होता है, VS अपॉन VP के वो कितना होता है, IS अपॉन सॉरी IP/IS, है ना. सबका सेम होगा लेकिन I का उल्टा हो जाएगा, है ना. और ये कितना होता है, ये होता है अपने पास, है ना, बिल्कुल ये I का उल्टा रहता है, बाकी सबका सेम रहता है. I का उल्टा रहता है, बाकी सबका सेम रहता है. इसको टर्न रेशियो बोलते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. देखो हमने पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द रिलेशन बिटवीन द टर्न इन द प्राइमरी एंड द टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इज. प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी का जो रेशियो होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे क्या बोला, स्टेप अप बोला है. स्टेप अप प्राइमरी से कुछ सेकेंडरी में बढ़ाना है तो सेकेंडरी में कॉइल का नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा. तो अपने पास जो सेकेंडरी का वो ज्यादा होना चाहिए. देखो अपने बोला है कि रेशियो बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन द, है ना, ओके, NP एंड NS. तो NS क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. NP कम होना चाहिए, NS का ज्यादा होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप अप हो जाएगा, मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा. तो NS का होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. NS शुड बी सॉरी ग्रेटर नहीं, इक्वल नहीं, ग्रेटर. NS शुड बी ग्रेटर देन NP. और हमने बोला एक पावर का देख लेते हैं. पावर आउटपुट पावर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर
ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन प्रैक्टिस, ठीक है ना, यूज्ड इन प्रैक्टिस है ना, इक्वल टू इनपुट पावर लेस देन इनपुट पावर। देखो प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस में मतलब हमने जनरली जो यूज करते हैं उसमें आउटपुट पावर जो होता है जनरली कम होता है, आउटपुट पावर थोड़ा सा लॉस हो जाता है, इसीलिए आउटपुट पावर इज है ना लेस देन द इनपुट पावर है ना। आइडियल बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं ना, तो आइडियल में हम क्या बोलते हैं, आउटपुट पावर किसके बराबर होगा, इनपुट पावर के। अगर कुछ ना बोले, एफिशिएंसी की बात ना करें तो हमने बोला आउटपुट पावर जो होगा इनपुट पावर के बराबर होगा। एफिशिएंसी 100% बोला है, कुछ ना बोले तो 100% ही मानना है। ओके ओके नेक्स्ट हमने बोला, इसके बाद बात करेंगे और सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस कैपिटल आर अप्लाइज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू F1। एक सॉलिड स्फीयर था, एक सॉलिड स्फीयर था, ओके अपने पास एक सॉलिड स्फीयर था, वो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स F1। एक सॉलिड स्फीयर था, ओके सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी थी बिल्कुल यूनिफॉर्म डेंसिटी था, रेडियस था बिल्कुल, ये फोर्स लगा रहा है F1 और पार्टिकल एट P, एक P पॉइंट है यहाँ पे, जो P पॉइंट है इस पे पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है F1 लगा रहा है पहले वाला, ठीक है ओके है ना। डिस्टेंस ऑफ 2 आर, ये कितने डिस्टेंस पे, 2 आगे डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 2 आगे डिस्टेंस पे है, ओके ओके फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द स्फीयर स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r by 2, एक स्फेरिकल कैविटी काट लिया, मतलब स्फेरिकल कैविटी मतलब स्फीयर की फॉर्म में ही है ये कैविटी, r by 2 को काट के निकाल लिया, इज नाउ मेड इन द स्फीयर as shown in the figure। ओके ओके हमने बोला ठीक है बिल्कुल काट के निकाल लिया इतना स्फीयर, ओके तो कैविटी बन गई बीच में। द स्फीयर विद द कैविटी नाउ अप्लाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स, स्फीयर प्लस कैविटी मतलब जो कैविटी वाला जो स्फीयर है वो अब क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है इस पे F2 है ना, कैविटी वाला जो स्फीयर है इसके फोर्स लगा रहा है F2 ओके ऑन द सेम पार्टिकल। तो हमको पूछा F2 by F1 की रेशियो बताना है, F2 by F1 की वैल्यू बताना है, तो पहले तो निकाल लेते हैं F2 कैसे निकालेंगे, F1 तो सिंपल है, F1 तो सिंपल है, F1 तो सिंपल है, F2 कैसे निकालेंगे, F1 तो सिंपल है, F2 कैसे निकालेंगे ये देखना, ठीक है देखो ये भी लेंदी लास्ट में, लेंदी वाला लास्ट में, लेंदी वाला लास्ट में, ठीक है ओके। अ कैविटी ऑफ रेडियस r by 2 इज मेड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ओके अ कैविटी ऑफ, ये बिल्कुल ऐसा टाइप का है, हमने बोला कैविटी ऑफ रेडियस r by 2 इज मेड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है, r है, इसका स्फीयर का रेडियस कितना है, r है। द सेंटर ऑफ द कैविटी इज लोकेटेड डिस्टेंस r by 2, इसका जो रेडियस है जिसको सेंटर है वो r by 2 पे लोकेटेड है, बिल्कुल ये ऐसा ही है, बिल्कुल ये बोला है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r by 2, ठीक है ना, r by 2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, r by 2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। देखो अपने पास क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल जब भी इस कैविटी वैविटी की बात करें तो हमें वाला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी निकालेंगे, बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। हमको पूछा गया है, हमको द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एट डिस्टेंस r by 2 ओके फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर है ना, एक स्मॉल मास का इसको यहाँ पे स्मॉल m मास रखते हैं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा ये हमको पूछा है। तो पहले इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे निकाल लेते हैं सिस्टम की वजह से, तब होने इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा, तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द लाइन जॉइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड कैविटी, ठीक है। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला मैंने, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी, तो हमने बोला ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसका माइनस इसका। एक सॉलिड स्फीयर जिसके पास कोई कैविटी नहीं है उसके इस सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पे जाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका, और एक हमारे पास जो हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है ना, एक सॉलिड स्फीयर है बिल्कुल, हॉलो मत समझना, हॉलो के अंदर में जीरो रहता है, हॉलो के अंदर में जीरो रहता है, तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे है ना, सेंटर पे बिल्कुल 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 यहाँ पे इसके वजह से है ना, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से r by 2 सेंटर पे तो सॉलिड स्फीयर जीरो हो जाएगा, तो हमने बोला है इसके पे मास के हिसाब से सेंटर की बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल तो देखेंगे इसका क्या होता है, अपने पास मास क्या हो जाएगा इसका, हमने बोला इसके सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा, इसके सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा, इसके सेंटर पे तो क्या हो जाएगा, इसकी सेंटर पे एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर में, तो हमारे पास धरती के सेंटर पे जाने के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो रहती है, तो कोई भी सॉलिड के सेंटर पे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से देख लो, इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से देख लो, इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से देख लेना है अपने को। ओके ओके अरे यार यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो मास क्या है, मास क्या है, मास क्या है, यहाँ पे देख लेंगे। ओके तो यहाँ पे हमने बोला r by 2 का, ये हमारे पास जो r by 2 जाने के बाद जो मास है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला m by, देखो इसका जो रेडियस है वो r by 2 है, इसका रेडियस जो है r by 2 है, तो हमने बोला अगर हमने बोला r जो r रेडियस वाले जो स्फीयर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 pi r क्यूब, 4/3 pi r क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास है ना r रेडियस वाले जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इतना। तो हमने बोला r by 2 जो कैविटी निकाल ली है उसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 pi r by 2
2 का होल क्यूब, मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बाई 8, ठीक है। तो हमने बोला इसका मास अगर है ना 4/3 पाई आर क्यूब का अगर मास m है तो हमने बोला यूनिट का मास कितना हो जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये यूनिट का मास हो जाएगा। तो हमने बोला अगर इतने का मास निकालना है, जो इतना वॉल्यूम है किसका, ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम किसका जो कैविटी निकाला है उसका है। तो हमने बोला यूनिटरी मेथड ही लगा रहे हैं, तो हमने बोला m अपॉन है ना m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर बाई 2 का होल क्यूब। ये मास है अपने पास जो कैविटी निकाल दी उसका। तो यहाँ से 4/3 कैंसिल, r/3 है ना, तो यहाँ पे जो हमारे मास आएगा वो m/8 आएगा, जो कैविटी जिसका मास निकाल दिया, जो मास कैविटी का निकाल दिया उसका मास कितना आ जाएगा m/8 आ जाएगा, ठीक है। ये मास कितना जाएगा m/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है m/8 उसका मास है, ठीक है। ओके, अब उसका मास अगर m/8 है, उसका मास अगर m/8 है और उसका मास अगर m/8 है, उसका मास अगर m/8 है, हमने बोला ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो बचा, जो अपने पास जो स्फीयर बचा मास निकालने का, उसका मास कितना है, हमने बोला 7m/8, जो अपने पास जो कैविटी वाला जो स्फीयर उसका मास कितना है, इतना है, ठीक है। ओके, तो इसका मास अपने पास क्या हो गया, इतना हो गया। और इसके लिए r/8 डिस्टेंस पे हमने बोला इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, दोनों को माइनस कर देंगे और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है। तो हमने बोला इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बराबर इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है माइनस इस छोटे से वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो हमने बोला इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, इसकी डेंसिटी मान लिया अपने पास, और अट्रैक्टिव होगा, लेंदी हो लास्ट में कर लेंगे इसको, लास्ट में कर लेंगे। ओके 3 सिलेंड्रिकल रॉड ए बी सी ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर जॉइंड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर 2k, k and 0.5 k respectively. In steady state, if the free end of the rod A and C are 100 डिग्री सेल्सियस and 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल A और C का जो अपने पास टेम्परेचर दिया है वो 0 और 100 दिया है, मतलब 100 0 दिया है रेस्पेक्टिवली, 100 0। Assuming negligible loss through the curved surface, then what will be the equivalent thermal conductivity, ठीक है। तो हमने बोला जो TH होता है, जो करंट होता है ना, हीट करंट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है KA डेल्टा T/L। फॉर्मूला तो होता है, फॉर्मूला से पहले डिराइव कैसे करते हैं, फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे। हमने बोला करंट जो होता है, करंट V बराबर IR होता है, सबको पता है, बिल्कुल V बराबर IR सबको पता है। हमने बोला ये I है, ये V का काम कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, वोल्टेज डिफरेंस का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो अपने पास जो R जो होगा वो कोएफिशिएंट होगा I का कोएफिशिएंट, तो I का कोएफिशिएंट क्या होगा L/K। यहाँ पे क्या है I का कोएफिशिएंट, तो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो हमने बोला यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि हमने बोला सीरीज में क्या होता है R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे R जो होगा वो कितना हो जाएगा, R जो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, R जो होता है वो क्या होता है, R देखो, आज हमने बोला R जो हो रहा है कितना, R जो हो रहा है वो L/K, R बराबर L/K, ठीक है। R इफेक्टिव जो होगा वो कितना हो जाएगा, R बराबर K है, तो हमने बोला R इफेक्टिव निकालने के लिए L इफेक्टिव अपॉन K इफेक्टिव इंटू A बराबर L अपॉन एक का दिया है 2K और प्लस L अपॉन K प्लस L अपॉन 0.5K। ओके हमने बोला तो यहाँ पे जो L इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, L इफेक्टिव कितना होगा, L इफेक्टिव अपने पास 3L हो जाएगा, तीनों को मिला के सबकी लेंथ क्या दी है, सबकी लेंथ सेम दी है, सबकी लेंथ L दी है, ये L कैंसिल हो जाएगा, L सब कैंसिल हो गया, K जो इफेक्टिव होगा ना, बिल्कुल। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/1 प्लस 2/1। तो जब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे सबका एरिया सेम है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, सबका ए से कैंसिल हो जाएगा। तो K इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/K इफेक्टिव जो आएगा वो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2/1। तो एलसीएम में 2 लिया तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा K इफेक्टिव। यहाँ पे 3 है, ऊपर में 3 है, ऊपर में 3/K इफेक्टिव, ऊपर में 3/K इफेक्टिव है। तो K इफेक्टिव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K इफेक्टिव बराबर ये नीचे जाएगा 6/7 है ना, तो 6/7 K इफेक्टिव आ जाएगा, 6/7 क्या आ जाएगा K इफेक्टिव, 6/7 क्या आ जाएगा K इफेक्टिव, ये 6/7 K इफेक्टिव आ गया। 1 mole of an ideal gas at initial temperature of
50 केल्विन डज 6 आर जूल ऑफ वर्क एडियाबेटिकली, ठीक है, 1 मोल आइडियल गैस 6 आर जूल ऑफ वर्क करता है एडियाबेटिकली। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू एट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज, ठीक है, हमने बोला कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है 5/3, ओके, देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने बोला डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, हम जानते हैं जनरली डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा, तो जो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन जो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डी यू के बराबर, वर्क डन जो होगा माइनस डी यू के बराबर। और हमने बोला डी यू जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होगा तो हर फेजेस में चाहे वो एडियाबेटिक हो, चाहे वो आइसोबैरिक हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो आइसोकोरिक हो, सब में सेम होगा, कितना होगा म्यू सीवी डी टी के जितना होगा। तो अपने पास यहाँ पे डब्ल्यू जो आया है वो माइनस डी यू आया है, तो हमने बोला माइनस म्यू सीवी डी टी विल बी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन कितना दिया है 6R, और 6R बराबर माइनस म्यू कितना दिया है 1 मोल इंटू सी जो हो जाएगा यहाँ पे सीवी जो है ना, देखो अपने पास सीपी बाई सीवी होता है गामा, तो अपने पास देखो सीवी बाई सीवी बराबर गामा, तो सीवी जो अपने पास यहाँ पे मतलब 5/3 जो है ना सीपी बाई सीवी है ना, ये किसके लिए होता है, डायटोमिक के लिए, पॉलीटोमिक के लिए। ये डायटोमिक के लिए होता है कि पॉलीटोमिक के लिए, तो है मोनोटोमिक के लिए होता है। मोनोटोमिक के लिए 5/3 होता है गामा, और हमने बोला इसके लिए तो सीवी कितना हो जाएगा, सीवी हो जाएगा अपने पास 3/2R इंटू डी टी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सपोज टी डैश मान लिया, इनिशियल सपोज टी था, इनिशियल सपोज क्या था टी था, तो अपने पास ये हो जाएगा आर से आर कैंसल, आर से आर कैंसल, आर से आर कैंसल, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, तो अपने पास क्या हो जाएगा 4 बराबर माइनस है ना, माइनस टी डैश माइनस टी, तो हमने बोला इसको जब इधर ले जाएगा तो -4 बराबर टी डैश माइनस टी, तो अपने पास जो टी डैश होगा वो कितना होगा T-4, टी डैश जो होगा वो कितना होगा, टी डैश जो होगा वो इधर ले जाएगा, मैंने बोला यहाँ पे टी डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा T-4 के जितना हो जाएगा, T-4 बराबर टी डैश, जो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वही होगा। The ratio of velocity of sound in hydrogen and oxygen at STP is, है ना, velocity of sound at in hydrogen and oxygen at STP, तो velocity जानते हैं, हमने बोला velocity VRMS बराबर अंडर रूट ऑफ 3RT by MW, 3RT by MW, तो हमने बोला VRMS और मॉलिक्यूलर वेट का जो रिलेशन है वो कैसा है, इसका नाता उल्टा है, ओके, अंडर रूट है ना MW के जितना है, नाता ऐसा है, कुछ नाता कैसा है, ऐसा है, ओके, हमने बोला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके, तो हमने बोला मॉलिक्यूलर वेट के उल्टा है, मॉलिक्यूलर वेट के उल्टा है, तो हमने बोला V1/V2 बराबर अंडर रूट ऑफ, हमने बोला अंडर रूट ऑफ, ऊपर में लिखेंगे, अगर मैंने बोला हमको पूछा क्या है, हाइड्रोजन पूछा है, नीचे में ऊपर में हाइड्रोजन, तो नीचे में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, और नीचे में ऑक्सीजन है, तो ऊपर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, तो ये हो जाएगा 16, दैट इज V हाइड्रोजन अपॉन V ऑक्सीजन विल बी 4/1। A particle of mass 2 × 10⁻⁵ kg move horizontally between the plate of the parallel plate capacitor. Okay, plate of a parallel plate capacitor which produce an electric field of 200 Newton per coulomb in the vertical upward direction. A magnetic induction of 2 Tesla is applied at the right angle to the electric field in a direction normal to both E and V if G is, ठीक है, तो लेंथी हो रहा है बिल्कुल, लेकिन लास्ट में करेंगे, देखो यहाँ पढ़ लेते हैं बिल्कुल। The charge on the particle is 10⁻⁻6 coulomb. The velocity of the charged particle so that it continue to move horizontally is, ठीक है, लास्ट में करेंगे लेंथी वाला। Okay, with a standard rectangular bar magnet, the time period of vibrational magnetometer is 4 सेकंड। एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है अपने पास, एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट जिसका टाइम पीरियड दिया अपने 4 सेकंड, टाइम पीरियड कितने दिया 4 सेकंड। द बार मैग्नेट इज कट पैरेलल टू द लेंथ, बार मैग्नेट क्या कर दिया, पैरेलल टू द लेंथ काट दिया छोटे टुकड़ों में, इसके पैरेलल टू द लेंथ इसको छोटे टुकड़ों में काट दिया है, बिल्कुल। ओके, कितने पार्ट्स में काटा, 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, इसको काट में 4 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया है, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया। द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर व्हेन वन पीस इज यूज्ड इज, ठीक है, हमने बोला जो टाइम पीरियड बताओ, देखो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो उसको पैरेलल काटना है, एक तो परपेंडिकुलर काटना है, एक तो पैरेलल काटना है, एक तो परपेंडिकुलर काटना है, तो यहाँ पे पैरेलल वाली बात की है, यहाँ पे पैरेलल वाली बात की है। हमने बोला टाइम पीरियड तो बहुत तरीके हैं उसके, जो मेन तरीका है वो यही है कि देखो याद कर लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं, बिल्कुल पहले समझ लेते हैं, बिल्कुल। हमने बोला टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है 2π अंडर रूट ऑफ I/mb, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है, ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट बनाते हैं दिमाग में, कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है उसको काटने का दो तरीका, एक तो पैरेलल काट सकते हैं, तो परपेंडिकुलर काट सकते हैं। जब पैरेलल काटेंगे इसको तो नो चेंज, पैरेलल काटेंगे तो नो चेंज, पैरेलल काटेंगे तो नो चेंज, पैरेलल काटेंगे तो नो चेंज,
एन कैसे लिखेंगे, एन कैसे लिखेंगे, पहले जैसे एन पहले जैसे लिखते हैं तो एन ऐसे लिख देंगे, नो चेंज, ठीक है ना। ओके, और हमने बोला अगर परपेंडिकुलर काटेंगे, जैसे चार चार टुकड़े में काटा तो उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो देखो ऐसी चीजें जल्दी वाइब्रेट करेगी, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगी, लेकिन ऐसी जुड़ी हो जो छोटी जो चीज हो जाएगी ना वो वाइब्रेट ठीक से नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हमने बोला ये एन बाई है ना, जो परपेंडिकुलर काट जैसे 5 से हमने वो 4 इक्वल टुकड़ों में काटा पहले अभी बोलता है 4 इक्वल टुकड़ों में अगर परपेंडिकुलर ऐसे काटा था 4 टुकड़ों में, तो हमने बोला कि इसका टाइम पीरियड होता है ना 4/4 होता, मतलब 1 सेकंड होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल नहीं, पैरेलल बोला, परपेंडिकुलर नहीं बोला, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, नो चेंज है, 4 का 4 सेकंड ही रहेगा, 4 का 4 सेकंड ही रहेगा। टू स्टेशन ए एंड बी आर है ना 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन स्ट्रेट लाइन। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 PM। एक ए है, एक अपने पास बी है, एक ए है अपने पास बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर। ओके, हमने बोला ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM, 7 AM पे एक ट्रेन चालू करती है अपने पास है ना, ट्रेवल टुवर्ड बी एट 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से चालू कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अनदर ट्रेन स्टार्ट एट 8 AM पे चालू कर रहा है, 8 AM पे चालू कर रहा है। एक जो है वो कितने पे चालू कर रहा है, 7 AM पे, और एक जो है वो 8 AM पे चालू कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोला जो ये है चालू कर रहा है 8 AM पे, कितने से चालू कर रहा है ये, ओके 25 किलोमीटर पर आवर से। हमको बोला एट व्हाट टाइम दे विल मीट, तो पहले मीट करने के लिए पहले तो हमने पास क्या करना है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उससे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का समय सेम कर लेते हैं। 8 बजे पहले बताओ यार, 8 बजे की बात करते हैं। 8 बजे के मैं जाके बैठ गया उस स्टेशन पे, 8 बजे जाके मैं बैठ गया उस स्टेशन पे ना, मैं रेलवे ट्रैक पे जाके 8 बजे बैठ गया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि हमने पास जो ए वाला जो होगा ना 7 बजे से 8 बजे के बीच में कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। उसने बोला तो है कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 1 घंटे में मतलब 7 से 8 बजे तक कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, 20 किलोमीटर। तो अब इनके जो बीच में दूरी जो बचेगी, हमने बोला वो ट्रेन जो था वो यहाँ पे पहुंच चुका है, जो पहले जो ट्रेन चालू हो गया था वो यहाँ पहुंच गया था, अभी भी जो बी में ट्रेन चालू है वो भी वहीं पे है, ठीक है। अब दोनों के बीच जो दूरी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। अब हमने बोला रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 90 किलोमीटर हमने बोला टाइम जो होगा वो डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन टाइम वेलोसिटी रिलेटिव, वेलोसिटी रिलेटिव कितना हो जाएगा, डिस्टेंस रिलेटिव अपने पास 90 है और वेलोसिटी रिलेटिव कितना हो जाएगा, 20 इधर 25 इधर, दोनों आपस में तेजी से जा रहे हैं। देखो कोई आदमी आपके तरफ से आ रहा है, आप उसके तरफ जाओगे तो आपके लगेगा वो ज्यादा तेजी से आ रहा है, तो हमने बोला ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 90/45 दैट इज 2 आवर लगेंगे, 2 आवर लगेंगे क्या करने के लिए, मीट करने के लिए। तो हमने बोला 8 बजे के बाद 2 घंटे, 8 बजे के बाद 2 घंटे, 8 से 9 फिर 10 बजे मीट करेंगे, ठीक है ना। 8 बजे के बाद 2 घंटे लगेंगे इनको मीट करने के लिए, मतलब 10 घंटे में क्या करेंगे, 10 बजे मीट क्या करेंगे, मीट कर लेंगे, 10 बजे क्या करेंगे, मीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे। इट वाज कैलकुलेटेड दैट अ शेल व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन विद सर्टेन वेलोसिटी at an angle of elevation 5 pi/36 radian should strike a given target. In actual practice, it was found that a hill just prevent the trajectory. At what angle of the elevation should the gun be fired to hit a target? तो कहानी कैसी है हमारे पास, चलो हमने बोला एक टारगेट था, मैंने बोला एक बंदर था यहाँ पे, उस बंदर को मेरे को मारना था अपने बंदूक से, मैं बंदूक से मारना चाहता था उस बंदर को, मैंने गोली चलाया ऐसे, हमने बोला गोली चलाया वो टारगेट पे, लेकिन बीच में क्या आ गया यार, एक पहाड़ आ गया, बीच में क्या दीवार आ गई, पहाड़ को छोड़ दीवार आ गई तो क्या हुआ, इस गोली को बंदर को गोली नहीं लग पाया, बंदर को गोली नहीं लग पाया, दीवार पे गोली टकरा गया। तो हमने बोला इसी बंदर को, यहीं पे है बंदर, यहीं पे है, ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है, यहीं पे है बंदर, हमने बोला फिर से गोली चलाना है। तो बताओ कितने एंगल, पहले मैंने चलाया था 5 pi/36 रेडियन पे, अब बताओ फिर से कितना एंगल पे चलाएं कि इसी को टारगेट को हिट करे। मतलब एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन हमको रेंज जो है रखना है, सेम रखना है, रेंज जो रखना है सेम रखना है, और रेंज सेम कब होता है, 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए रेंज जो होता है सेम होता है। तो 90 माइनस थीटा के लिए बात कर लेंगे, हमने बोला यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर लेंगे तो 90 बाय मतलब π/2 माइनस 5 pi/36, मतलब 5 pi/36 में जो रेंज होगा वही रेंज कब होगा, जब मैं उसको फायर करूंगा π/2 माइनस 5 pi/36 से। तो कितना हो जाएगा, अपने बोला एलसीएम ले लेंगे, 18 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 36 हो गया, 18 माइनस 5 pi दैट इज 13 pi/36 से जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम रेंज मिलेगा, मतलब सेम टारगेट को, सेम बंदे को हिट करेगा। ओके
A piece of wire is bent in shape of a parabola y बराबर के एक्स स्क्वायर है ना। तो हमने बोला देखो y बराबर के एक्स स्क्वायर है ना, y बराबर के एक्स स्क्वायर, तो अपने पास जो पैराबोला होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसका जो मुंह होगा ना वो y एक्सिस की तरफ खुलेगा, जिसका पावर कम होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है पैराबोला का। यहाँ पे जो मुंह होगा पैराबोला का वो y की तरफ खुलेगा, उसका पावर कम है इसलिए। विद अ बीड ऑफ मास स्मॉल m ऑन इट, ठीक है ना, इस पे स्मॉल m का बीड है हमारे पास, एक स्मॉल m का मास का बीड है बिल्कुल। ओके, द बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, इट स्टे एट द लोएस्ट point of the parabola when the wire is at rest. The wire is now accelerated parallel to the x-axis. अब मैंने क्या किया, वायर को क्या किया, एक्सेलरेट किया parallel to the x-axis बिल्कुल, with a constant acceleration। इसने बोला कि स्मॉल है बिल्कुल। The distance of the new equilibrium position on the bead where the bead can stay at rest with respect to the wire, ठीक है। तो अब क्या होगा, जनरली हमने बोला ये तो वही कंडीशन है, हमने बोला सॉल्व करके किया भी आ सकता है, हमने बोला एफबीडी बना के भी किया जा सकता है, हमने बोला इसको हम लोग एनालॉजी सॉल्व करते हैं। देखो हमने बस बोला कि एक ऐसा कंडीशन था यहाँ पे बीट था और एक एक्सेलरेशन ऐसा है, ये तो ऐसी जगह की है, ये तो उस वही बात है कि हमने पास एक ब्लॉक दे दिया है, एक ब्लॉक दे दिया अपने पास, एक एक्सेलरेशन दे दिया इस ब्लॉक को, है ना, एक वेज है एक ब्लॉक है, नीचे वाले को वेज बोलते हैं, ऊपर वाले को ब्लॉक बोलते हैं, है ना, मैंने जानता था, ठीक है। तो हमने बोला इसको एक्सेलरेशन, इसको कितना एक्सेलरेशन दे, सपोज मैंने एक एक्सेलरेशन दिया ए, कितना एक्सेलरेशन दूं कि हमारे पास इसके जो बीच का इधर का एंगल जो है वो है थीटा, कितना एक्सेलरेशन दो कि ये जो ब्लॉक हो वो स्लाइड ना करे इस वेज पे, ठीक है। तो हमने बोला एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो जी tan थीटा, सब ये डाटा याद होना चाहिए, डाटा याद होना चाहिए, हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता। एक्सेलरेशन बराबर जी tan थीटा होना चाहिए, तब क्या होगा, ये स्लाइड नहीं करेगा। और इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास कितना, एक ऐसा वाला क्वेश्चन हमारे बोला गाड़ी पे, गाड़ी के रूफ पे, गाड़ी की छत में मैंने पेंडुलम टांग दिया है, अब इस गाड़ी को मैंने एक्सेलरेशन दिया ए, हमने बोला कितना थीटा तक ये क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो एक्सेलरेशन में जो अपने पास जो थीटा एक्सेलरेशन यहाँ पे भी आता है वो जी tan थीटा के बराबर ही आता है, एक्सेलरेशन जो होता है जी tan थीटा के बराबर ही आता है। तो यहाँ पे एफबीडी बना के जब करेंगे ना तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, जी tan थीटा के बराबर आएगा, जी tan थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो a बाई जी बराबर डी tan थीटा, क्या होगा dy बाई डी एक्स, क्या होता है dy बाई डी एक्स। हमको क्या पूछा है, हमको क्या पूछा है, ओके हमको पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर द बीड कैन स्टे एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वायर फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हमको क्या पूछा है, देखो वाई एक्सिस मतलब ये है, इससे एक डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब वो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे डिस्टेंस है ना, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस पूछ रहा है। हमारे पास इक्वेशन दे दी, हमने वो इक्वेशन दे दिया पैराबोला का, इक्वेशन दे दिया पैराबोला का, हमने बोला है कि y बराबर क्या है, y बराबर क्या है के एक्स स्क्वायर। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k dx, ओके। तो हमने बोला जो क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, dx को मैं लिख लेता हूँ, x की वैल्यू निकालनी है, तो dy को लिख लेता हूँ मैं 2k dx, है ना, 2k dx, 2k dx, 2k dx, x dx हो जाएगा, यहाँ पे x dx हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 2k x dx बाई dx बराबर a बाई जी, बराबर a बाई जी। तो dx dx कैंसिल, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x आ जाएगा अपने पास, x आ जाएगा, x बराबर x बराबर a बाई 2k जी, है ना, x बराबर a बाई 2k जी, x बराबर a बाई 2k जी, x बराबर a बाई 2k जी। ये रहा अपने पास ऑप्शन नंबर 2, ओके। In the arrangement shown, by what acceleration the boy must go up so that 100 kg block remains stationary on the wedge. ओके, द वेज इज फिक्स्ड एंड द फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो हमने बोला कि देखो यहाँ पे क्या है कि इसको यहाँ पे टेंशन से खींचेगा, ये रस्सी से यहाँ पे ऊपर से नीचे टेंशन लगाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़े कि यहाँ पे ये क्या करे 10 kg का ब्लॉक क्या हो, रिमेन ऑफ डेट, बिल्कुल। तो जो टेंशन होना चाहिए यहाँ पे नीचे की तरफ से mg sin थीटा लग रहा है, बिल्कुल mg से sin थीटा लग रहा है, बिल्कुल mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है। अगर ये ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो हमने बोला क्या होना चाहिए, t बराबर mg sin थीटा होना चाहिए, t बराबर mg sin थीटा होना चाहिए। तो टेंशन जो होगा अपने पास mg sin थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इतना ये ब्लॉक जो इंसान जो हो ना इतना टेंशन लगा के ऊपर चढ़े कि जो ये वाला जो t जो है ना वो mg sin थीटा के बराबर हो।
जो टी होगा वो mg साइन थीटा के बराबर होगा। मास कितना है इसका 100 इंटू जी इंटू साइन थीटा हो जाएगा 50 से साइन 53 कितना होता है 4/5 क्योंकि साइन 37 होता है 3/5 तो हो जाएगा 4/5 ठीक है। ओके हमने बोला ये 100 था तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 800 न्यूटन। 800 के न्यूटन में तो टेंशन लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ मैंने बोला छोटे बॉडी का जो छोटे वाली जो आप बॉडी ऊपर चल उसको मैं एबीडी में आता हूँ, छोटे वाले बॉडी का मैं एबीडी में आता हूँ। ऊपर की तरफ क्या लगा टेंशन और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और नीचे इसका लगेगा mg, नीचे लगेगा mg ठीक है ना। मैंने बॉडी लगा दिया इसका, इस बॉडी को मैंने इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। इस बॉडी को मैं क्या कहता हूँ फ्री करता हूँ, इस बॉडी को मैं फ्री करता हूँ क्योंकि इसको मैंने क्या बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इस बॉडी को मैं क्या कहता हूँ फ्री करता हूँ, जब यहाँ से भगा दिया इसको। अब हमने बोला नेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन तो हमने टी ज्यादा होगा टी बराबर टी माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए, और जो टेंशन रिक्वायर्ड है वो हो गया 800 माइनस मास ऑफ द बॉडी इज 500 मतलब 500 क्या 500 इंटू जी 15 इंटू जी 500 बराबर मास हो जाएगा अपने पास 50 इंटू ए ठीक है। तो ये जाएगा 300 बाई 50 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन दैट इज हमारे पास ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर चढ़े तो क्या हो जाएगा ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वेज। Okay, the binding energy per nucleon of oxygen 16 is 7.97 mega electron volt and that of oxygen 17 is 7.75 mega electron volt. The energy in mega electron volt required to remove one neutron from O17 ठीक है। O17 से हमने को निकालना है न्यूट्रॉन, तो एनर्जी कितनी लगेगी देखो अपने पास क्या है बाइंडिंग एनर्जी। इसमें क्या है दिमाग लगाना, इसमें सिर्फ सब्सट्रैक्ट प्लस करना होता है। इस क्वेश्चन में क्या करना है सब्सट्रैक्ट क्या प्लस करना होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। अपने पास O17 का O17 के जो बाइंडिंग एनर्जी थे पूरी निकाल लेते हैं, O17 की पूरी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको माइनस कर देंगे O16 की पूरी बाइंडिंग एनर्जी से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.75 इंटू टोटल न्यूक्लियन 17 मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज न्यूक्लियन। ओके अपने पास इसको माइनस करेंगे किससे, इसको माइनस करेंगे अपने पास 16 इंटू 7.97 से, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 7.75 इंटू 7.75 इंटू 17 तो 7 5 जो 35 का 5 3 कैरी 7 7 जो 49 7 7 जो 49 और ये जाएगा 52 का 2 5 कैरी 5 7 जो 35 और 35 5 से 7 7 जो 7 7 जो करना है 7 7 जा क्या करना है 7 7 जा करना है 7 7 जो 49 और 5 हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये 7 जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11 का 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 5 कितना होता है 8 और ये हो जाएगा मतलब 13 8 5 होता है 13, तो ये हो जाएगा 13। तो हमने बोला ये हो जाएगा 131.75 ठीक है। इसको माइनस करेंगे उसके वाले से, तो उसका वाला कितना हो जाएगा 7 पॉइंट है ना, इसको लिख लेते हैं हमारे पास 131.75 ठीक है। ये अपने पास है ना वो 17 का बाइंडिंग एनर्जी आ गया। अब वो 16 का बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, तो 7.97 इंटू 16 दैट इज 6 7 जा कितना होगा 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी और 6 9 जा 54 58 का 8 5 कैरी। ओके 6 7 जा 42 ये जाएगा 47 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, इसको जब मैं लिया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 का 5 एक कैरी, ये हो जाएगा 17 का 7 एक कैरी, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 8 4 क्या हो जाएगा 12, तो ये जाएगा 127.52 दोनों को क्या कर लो माइनस कर लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 7 में 5 बचेगा 2, ये हो जाएगा 11 में 7 बचेगा 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0, तो 4.23 Okay. For radiative sample, the initial activity of the material was 8 है ना, that is count per second. CPS means 8 count per second, and after 3 hours it become 1 count per second. The half life of the sample is the half life of the sample ठीक है। हाफ लाइफ जो होगा देखो हमने बोला 8 हाफ 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ जो होगा देखो कि 8 काउंट पर सेकेंड से वो 1 काउंट पर सेकेंड होगा 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ में। 8 से क्या हो जाएगा 4 होगा क्योंकि टी हाफ में 8 से क्या हो जाएगा 4, फिर एक और टी हाफ में क्या हो जाएगा 2 4 से क्या हो जाएगा 2 और एक और टी हाफ में क्या हो जाएगा 2 काउंट पर सेकेंड से 1 काउंट पर सेकेंड, मतलब 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ में क्या हो रहा है ना 1 काउंट पर सेकेंड में हो रहा है। तो 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ बराबर 1 आवर, तो हमने बोला टी हाफ जो हो जाएगा वो सॉरी 3 आवर दिया है ना, तो टी हाफ जो हो जाएगा वो 1 आवर हो जाएगा
यहाँ से कैंसिल, तो टी बराबर 1 आवर। ओके, a system shown in the figure consists of a massless pulley, a spring of force constant K, and a block of mass small m. If the block is slightly displaced vertically downward from its equilibrium position and released, then the period of vertical oscillation is, ठीक है। तो अपने पास दो कंडीशन आती है हमारे पास कि हमारे पास एक कंडीशन ऐसा है कि जो कि अभी दिया ही है अपने पास, एक तो ये वाला कंडीशन आता है ना, यहाँ पे नीचे ब्लॉक लटका दिया जाए, या फिर एक कंडीशन ऐसा आता है कि यहाँ पे स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक लटका के इसको जमीन से बांध दिया जाए और यहाँ से एक ब्लॉक लटका दिया जाए। ये दो कंडीशन आती है, ठीक है ना। तो अपने पास कंडीशन नंबर 1 है और कंडीशन नंबर 2 है, दोनों में क्या है, सिंपल सा एक डिफरेंस है, दोनों में आंसर बहुत अच्छे से बनता है। ये दोनों को कंपेरेटिव पढ़ लेते हैं, दोनों में याद हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे क्या है कि नीचे की तरफ अगर इसको वाई से डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पुली वाई से डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा ना स्प्रिंग के, वो कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है। और हमने बोला अगर इस ब्लॉक को मैं वाई से नीचे खींचता हूं तो जो ये होगा आधा पुली जो होगा ना वो आधा से ज्यादा ऊपर, और अगर पुली आधा से नीचे आएगा, पुली इधर से आधा से नीचे आएगा, तो पुली आधा से अगर नीचे आएगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, आधा से नीचे आएगा, ठीक है। तो एक में 2y से नीचे आ रहा है, एक में आधा से नीचे आ रहा है। तो हमने बोला यहाँ पे 2y, तो अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अपने को क्या करते हैं, बैलेंस करना है। आइडियल पुली है ना, तो नेट ऊपर की जो फोर्स जो लग रहा है वो नेट नीचे की तरफ फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो नेट नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो हमने बोला mg, ठीक है ना, और इसकी तरफ नीचे की तरफ फोर्स mg, और ऊपर की तरफ यहाँ पे t, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2t, ये हमने बड़ा टेंशन मान लेते हैं स्प्रिंग फोर्स को यहाँ पे, ठीक है ना, टेंशन के बराबर, टू टी बराबर क्या हो जाएगा, mg, टू टी बराबर क्या हो जाएगा, mg, और ठीक है। तो हमने बोला डिस्प्लेस करने वाला फोर्स ही है, बिल्कुल टू टी बराबर mg हो जाएगा, ओके। और हमने बोला t बराबर क्या हो जाएगा, mg/2, तो हमने बोला यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको डिस्प्लेस है ना kx कर लेते हैं, kx, के जो t है ना वो किसके बराबर, kx के बराबर, t जो है वो किसके बराबर, kx के बराबर है, t जो है वो किसके बराबर है, kx के बराबर, तो kx बराबर mg/2, और x हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2y है ना, x बराबर क्या है, 2y, x बराबर क्या है अपने पास 2y, x बराबर अपने पास क्या है यहाँ पे 2y, x बराबर 2y है यहाँ पे, x बराबर 2y, x बराबर 2y, ठीक है, बिल्कुल x बराबर यहाँ पे क्या है 2y, और हमने बोला बैलेंस करने के बाद के x बराबर जो कि यहाँ पे 2y है, 2y ले लेता हूँ मैं इसको, के x बराबर 2y, और के x बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है, के x बराबर यहाँ पे आ रहा है mg/2। तो हमने बोला जो k होगा है ना वो किसके बराबर होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे k जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y है, 2y बराबर mg/2, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा x है ना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट जो होगा ना, सॉरी y कोफिशिएंट, जो y कोफिशिएंट होगा यदि उसको मैं इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, k इंटू 2 k इंटू y, ये हो जाएगा mg के बराबर। तो अपने पास जो y कोफिशिएंट है कितना है 4k, y कोफिशिएंट कितना है 4k, और y कोफिशिएंट हमको खोजना होता है, क्या खोजना होता है अपने को, y का कोफिशिएंट खोजना होता है, और y कोफिशिएंट यहाँ पे 4k है। सिंपल सी बात है, जब y कोफिशिएंट हमको मिल जाए, जब y कोफिशिएंट हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड लगा लेंगे। कैसा टाइम पीरियड लगा देंगे, अपने पास टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, और यहाँ पे k खोजना होता है, तो यहाँ पे k क्या है अपने पास 4k, तो 4k यहाँ पे नीचे लगा देंगे। लेकिन दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं, जो दूसरे कंडीशन है उसमें की बात कर लेंगे। यहाँ पे कि अपने पास जो है ना इस वाले कंडीशन में ओके कितना है कि इफेक्टिव जो बताएंगे वो कितना आ जाएगा अपने पास 4k, और इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास टाइम पे जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/4k। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा अपने पास, दूसरे वाले कंडीशन में है ना नीचे खींचेंगे उसको y से, नीचे खींचेंगे y से तो ऊपर कितने से जाएगा y नीचे वो जो स्प्रिंग होगा वो y/2 से नीचे आएगा। जो kx होगा, kx जो होगा वो कितना होगा, mg से खींचा तो mg/2 mg, इधर mg जो है ना यहाँ पे जो kx है, kx बराबर कितना है 2 mg, ठीक है, kx बराबर क्या है 2 mg। तो यहाँ पे mg के बाद हमारे पास है ना yx जो है यहाँ पे 2y/2 है, तो k इंटू y/2 इंटू 2 इंटू x बराबर mg। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट मिल रहा है ना, कोफिशिएंट मिल रहा है ना किसका, कोफिशिएंट मिल रहा है ना अपने पास x का, y का, यहाँ पे क्योंकि x को क्या लिख दिया, y लिख दिया, x क्या लिख दिया, y लिख दिया है ना। हमने पास जो एक x है ना यहाँ पे 2y/2, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो अपने पास जो y कोफिशिएंट है वो कितना है k/4 है, y कोफिशिएंट कितना है k/4, y कोफिशिएंट कितना है वो k/4। अगर y कोफिशिएंट k/4 है तो हमने बोला जब यहाँ पे इफेक्टिव में हमने बोला k/4 डालेंगे तो अपने पास जो इस कंडीशन में टाइम पीरियड आ जाएगा
जाएगा कितना 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के बाई 4, मतलब 2 पाई अंडर रूट 4 m बाई के, ठीक है। तो सिंपल सा डिफरेंस है उसमें। क्या इफेक्टिव 4 क्या आता है कि उसमें क्या है कि इसमें mg बराबर, देखो हमने क्या करना है आखिरी में बैलेंस करना होता है, बैलेंस करने के बाद y का कोएफिशिएंट खोजना होता है, जो हमने माना है y है ना, उसका कोएफिशिएंट खोजना होता है ना। पहले वाले कंडीशन में यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 के है, और दूसरे वाले कंडीशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो कितना है k बाई 4 है ना, जिसको हम k डैश बोलते हैं, y कोएफिशिएंट को k डैश बोलते हैं। यहाँ पे k डैश पुट करना होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम पे 2 बाई अंडर रूट ऑफ m बाई 4 के, टाइम पे यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि y का k डैश जो यहाँ पे 4 के है, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई 4 के, 2 पाई यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट m बाई 4 के। If a simple harmonic motion is represented by d square x upon dt square plus alpha x बराबर 0, the time period will be। तो हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया इसने, तो हमने बोला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है ना प्लस अल्फा एक्स बराबर 0। तो ये क्या होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन बराबर माइनस के एक्स है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा की हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा की हो जाएगा के बराबर सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर माइनस के एक्स होता है ना, यहाँ पे के बाई एम एक्स होता है, ठीक है ना। ये ए के एक्स एक्सलेशन बराबर माइनस के एक्स होता है, एक्सलेशन बराबर माइनस के एक्स नहीं होता, फोर्स बराबर माइनस के एक्स होता है। हमने बोला एक्सेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो जो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे वो किसके बराबर है, ए के बराबर। जब कंपेयर किया हमने बोला ओमेगा जो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ पे अल्फा दिया है, तो ओमेगा बराबर कितना होगा अंडर रूट ऑफ अल्फा। तो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई ओमेगा हमने निकाला अंडर रूट ऑफ अल्फा, ओमेगा निकाला अंडर रूट अल्फा, तो 2 पाई अंडर रूट अल्फा क्या आ जाएगा टाइम पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा हो जाएगा अपने पास टाइम पीरियड। The energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 nanometer is, ठीक है। तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन निकालते हैं। हमने बोला लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, और हमने बोला काइनेटिक एनर्जी का लिखते हैं, हमने बोला हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। ऊपर नीचे अगर मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे एम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा है ना, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि एम वी आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो हमने बोला मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 2m के, मोमेंटम क्या लिख सकता हूँ अंडर 2m के भी लिख सकता हूँ मोमेंटम को। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है कैसा इनवर्स है अंडर रूट का, ठीक है। लैम्डा इनवर्सिबल रूट के और काइनेटिक एनर्जी। तो हमने बोला द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम, देखो इसमें डी ब्रोगली का कांसेप्ट चलेगा, कोई फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला मत लगा देना कि एनर्जी इज इनवर्सिबल लैम्डा, यहाँ पे डी ब्रोगली का कांसेप्ट चलेगा, डी ब्रोगली का कांसेप्ट चलेगा। ओके, तो हमने बोला पहले था लैम्डा 1 नैनोमीटर, बाद में हो गया 0.5, और पहले काइनेटिक एनर्जी E1 थी, बाद में कितनी हो गई E2 हो जाएगी है ना। तो हमने बोला ये हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर E2 बाई E1, ठीक है ना। तो मतलब जो E2 है वो कितना है, E2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ E1, E2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ E1। तो क्या पूछा है द एनर्जी दैट शुड बी एडेड, तो हमने बोला पहले E1 था, अब E2 कितना हो गया 4 E1, तो हमने कितना दिया होगा 3 E1 दिया होगा, तो 3 थ्राइस द इनिशियल एनर्जी हमने दिया होगा। ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5, ये भी क्वेश्चन कैसे आ गया प्रीवियस ईयर, ये भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर का, हमने बात नहीं की अभी, लेकिन हमने बात की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बोला यहाँ पे देखिए CBSE PMT 2004 में आया था, ये T-4 के है ना। ओके, और ये वाला है ना बिल्कुल 8 काउंट पर सेकंड से 1 काउंट पर सेकंड हो गया, तो ये भी ओडिशा JEE 2006 में आया था, और इसका हमने बोला कितना हो गया 1 आवर, ठीक है ना। और ये वाला भी आया था 2 पाई बाई रूट के वाला, यहाँ पे के दे दिया, वहाँ पे दिया था, और ये वाला अभी आया है ठीक है, अभी बना लेते हैं इसको। ओके, light of wavelength 5000 angstrom fall on a sensitive plate with photoelectric work function, हमको बोल दिया 5 फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन हमको दे दिया कितना 5 दे दिया अपने पास 1.9, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, ये होता है h-nu - 5, और ये तो एनर्जी इंसिडेंट कितनी है ना लैम्डा नॉट के एंगस्ट्रॉम की जितनी, तो एनर्जी इंसिडेंट जो होता है ना वो कितना होता है 12400 अपॉन लैम्डा किसमें एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पे 5000 से डिवाइड कर देंगे, ये जीरो जाएगा, ये मैंने 1 जब बोल दिया, ये अपने पास 25 जब मान लेंगे 125 मान के करेंगे तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा इंसिडेंट एनर्जी। तो 2.5 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम,
तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.6 आएगा। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब 0.58, तो सबसे आसपास। if the air of weight W is filled in empty balloon which weighs W1, the weight of the balloon will become W2। ठीक है, हमने बोला एक एयर था, बिल्कुल एयर का वेट हमने बोला, ठीक है। एयर, इफ द एयर ऑफ वेट W फील्ड इनटू एन एम्प्टी बलून ऑफ वेट, ठीक है। एक एम्प्टी बलून अपने पास, ये एम्प्टी बलून अपने पास क्या है, एक एम्प्टी बलून है, इसके अंदर जो इसका जो वेट है ना एम्प्टी बलून का वो W1 है, और इसके अंदर हमने जो एयर भरा, इसके अंदर जो हमने क्या भरा, एयर भरा, इसके अंदर जो हमने क्या भरा, एयर। एयर मतलब हवा, हवा भरी जब इसके अंदर, तो इस हवा की बात करेंगे, इसकी जब इसके अंदर जब हमने हवा भरा, ये हवा भर दिया, जब हवा भर दिया इसके अंदर, जो हवा जो भरा हमने, उसका वेट हम क्या बोल रहे हैं, W है। हवा का वेट क्या है, W का। अब जब इस कंबाइंड सिस्टम की बात करें तो इस कंबाइंड सिस्टम का जो वेट आ रहा है ना, इस कंबाइंड सिस्टम का जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, W2 आ रहा है। मतलब W2 जो है वो कितना है, W प्लस W1। तो देखो ये हवा भरने की वजह से जो होगा ना, वेट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि देखो हवा ने क्या किया, एक बॉयंट फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, हवा ने जो बॉयंट फोर्स लगाया, तो जो W2 आएगा ना, जो अपरेंट वेट है ना, सपोज डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बलून इज सेम, तो हमें बोला द वेट ऑफ द बलून विल बिकम W2, ठीक है। तो हमने बोला है कि क्या रिलेशन बताना है अपने को, देखो तो अपने पास अपरेंट वेट जो होता है, अपरेंट वेट जो होता है, अपरेंट वेट बराबर रियल वेट माइनस बॉयंट फोर्स। रियल वेट मतलब बिना बल, है ना, रियल वेट हमको निकालना है, ठीक है। अपने में अपने पास W2 आ रहा है, और बॉयंट फोर्स कितना होगा, बॉयंट फोर्स कितना होगा, W, ठीक है। इसको क्या करते हैं, खलास, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अपरेंट वेट जो होता है, अपरेंट वेट बराबर रियल वेट माइनस बॉयंट फोर्स, रियल वेट माइनस द बॉयंट फोर्स। तो अपरेंट वेट अपने पास कितना होगा, अपरेंट वेट हमको क्या दिया है, W2 दिया है, और रियल वेट हमको निकालना है कि रियल वेट क्या है, ठीक है। क्योंकि हमको रिलेशन निकालने रियल वेट निकालना पड़ेगा। बॉयंट फोर्स जो W एयर जो भरेंगे उसके बराबर होगा, तो W2 बराबर रियल वेट माइनस W। तो जो रियल वेट आ रहा है, रियल वेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, W2 प्लस W आ रहा है। रियल वेट कितना है, W2 प्लस W आ रहा है। तो रियल वेट W2 प्लस W आ रहा है। हमने बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि जो W2 है वो किसके बराबर है, W2 जो है वो किसके बराबर है, W1 प्लस W के बराबर है। और जो रियल वेट है वो कितना बराबर है, W2 प्लस W आ रहा है ना। तो जो हमारे पास रियल वेट है वो क्या आ रहा है, W2 प्लस W। तो रियल वेट अपने पास W1 ही तो है एक्चुअल, जो अपने पास जो बलून, एम्प्टी बलून का जो वेट है वही तो रियल वेट है, W1 रियल वेट है, और रियल वेट जो है W1 है। W1 बराबर W2 तभी आएगा जब ये जो कैपिटल W होगा वो जीरो होगा, मतलब जो बॉयंट फोर्स है जो एयर का वो जीरो है, तभी तो W1 बराबर W2 आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, W2 बराबर W1। A horizontal pipeline carries water in a streamlined flow at a point along the pipe where the cross-section area is 10 centimeters square. The water velocity is 1 meter per second and the pressure, ठीक है। अपने पास क्या दिया, क्रॉस सेक्शन दे दिया अपने पास, जिसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन दिया है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड प्रेशर दिया, यहाँ पे प्रेशर दिया 2000 प्रेशर दिया 2000 पास्कल। द प्रेशर द वाटर एट अनदर पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 5। तो यहाँ पे हमने बोला एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताते हैं हम, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वहां पे वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, देखो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर हमें पूछा क्या है, प्रेशर बताना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी से, A1 V1 बराबर A2 V2 से क्या निकाल लेंगे, V2 निकाल लेंगे। तो A1 क्या है 10 इंटू 1 अपॉन A2 क्या है 5, मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा वेलोसिटी। और प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, तो प्रेशर के लिए बर्नौली लगाते हैं ना, तो हाफ रो बर्नौली लगा देंगे। हमने बोला हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, है ना, रो जी एच सब जगह सेम होगा, तो रो जी एच को लिखने का कोई फायदा नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमने बोला इसको P1 लिख देते, P1 यहाँ पे बराबर हाफ रो, यहाँ पे V1, यहाँ पे रो V2 स्क्वायर प्लस P2। तो हमने बोला हाफ रो डेंसिटी, देखो डेंसिटी को रख लेते हैं रो, हमने बोला V1 जो होगा, इसको इधर ले आया है मैंने, तो V1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना निकाला
टू का स्क्वायर 4 है ना, बराबर P2 माइनस P1, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, -3 लिख लिया मैंने, -3 लिख लिया, तो ये अपने पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है ना, अपने पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो अपने पास जो P1 निकालना है, P2 निकालना है, P2 निकालना है, तो P2 के लिए क्या करो, 2000 है ना, 2000 -3/2 रो हो जाएगा 1000, डेंसिटी दी है पानी की, तो ये हो जाएगा 500 × 3, ठीक है। तो अपने पास 1500 हो जाएगा, 1500 माइनस 2000 माइनस 1500 कितना हो जाएगा, 500 पास्कल इज द बिल्कुल प्रेशर एट द प्लेस वे 5 सेंटीमीटर का जिसका एरिया बिल्कुल है। नेक्स्ट, a convex rear view mirror of focal length 20 centimeter is fitted in a car 2 meter broad and 1.6 meter high is 6 meter away from the first car and overtake the first car at relative speed, ठीक है। ओके, हमने बोला पहले तो एक जो फोकल लेंथ दे दिया अपने पास, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया अपने पास, फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर फिटेड इन अ कार, सेकेंड कार जिसका बिल्कुल ब्रॉड दे दिया 2 मीटर एंड हाई दे दिया इतना, ओके 6 मीटर अवे, मतलब जो V है ना, जो सॉरी U है, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट कार एंड ओवरटेक द फर्स्ट car at a relative speed. Velocity of object with respect to image, velocity of object with respect to image is 15 meter per second. Then the speed of the image of the second car with respect to the first car, ठीक है। तो अपने पास velocity of image निकालना है, अपने को पता है velocity of image जो होता है, velocity of image जो होता है वो velocity of image अपन velocity of object होता है वो m² के बराबर होता है, m², और मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे f अपॉन f माइनस u होता है मैग्निफिकेशन, इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास f क्या है, फोकल लेंथ 20 को मैं लिख सकता हूँ, 20 को 0.02 लिख सकता हूँ, मीटर में लिखेंगे तो 0.2 अपॉन f माइनस है ना, f अपॉन f माइनस u, 0.2 माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 15, तो ये जाएगा कितना 0.2 अपॉन 5.8 इसका स्क्वायर बराबर VI/15, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 58 इंटू 58 इंटू 15 था, तो अगर मैं इसको 60 मान लेता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 जा, ये जाएगा 4 जा, तो 4 कैंसिल, तो 1/60 के आसपास अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। तो पॉइंट लगाऊंगा 0 फिर 0 फिर 0 और ये हो जाएगा 1, 0.01 आना ही है, 0.01 आना ही, एक ही में है ऑप्शन, पहला ऑप्शन। A plano convex lens of refractive index 1.5 and radius 30 सेंटीमीटर सिल्वर्ड एट द बिल्कुल एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब एक सरफेस क्या है, प्लेन है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया अपने को, म्यू दे दिया है, म्यू दे दिया 1.5, अपने को रेडियस ऑफ कर्व दे दिया 30 सेंटीमीटर एट अ कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, इसको सिल्वर कर दिया, ठीक है। ओके नाउ द लेंस हैज बीन मेड टू फॉर्म अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम the distance from the lens the distance from the lens an object be placed in order to have a real image of size of the object, ठीक है। तो देखो हमने जब इसको सिल्वर कर लिया, देखो ये बिहेव करता है जैसे कॉन्वेक्स मिरर, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब इसको हम क्या करते हैं सिल्वर कहते हैं, तो बिहेव करता है कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर सॉरी कॉनकेव मिरर से काम करता है। कैसे काम करता है, कॉनकेव मिरर से काम करता है। जब मैं इसको सिल्वर कर दिया तो ये कैसे काम करेगा, कॉनकेव मिरर जैसे। तब फॉर्मूला किसका लेंगे, कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला चलेंगे अब, तो इसके फोकल लेंथ के बराबर लगा देखो। और कॉनकेव मिरर में हमको पता है, कॉनकेव मिरर में हमको पता है कि अगर हमने बोला इसके सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज रखना है तो कहाँ पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, जो कि रेडियस ऑफ आर होता है इसका। तो अगर इसका हमको रेडियस पता चल जाए, मतलब इस जो सिल्वर किया है इसका अगर हमको रेडियस पता चल जाए, है ना, तो रेडियस पता चलने के लिए फोकल लेंथ पता चलना चाहिए। तो इसका सिल्वर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या है, पहले तो इसका फोकल लेंथ निकालेंगे बिफोर सिल्वरिंग, फोकल लेंथ बिफोर सिल्वरिंग। तो कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ बिफोर, एफ बिफोर कैसे निकालेंगे, अपने पास पता है ये होता है म्यू अपॉन सॉरी आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1, आर अपॉन एफ बिफोर सिल्वरिंग इज आर अपॉन
टू म्यू माइनस वन, ये होता है ना। तो आर कितना दिया 30 अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर बिफोर सिल्वरिंग। जब इसको सिल्वर कर दिया तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ हो जाता है सिल्वरिंग के बाद वो कितना होता है, वो होता है आर अपॉन सॉरी एफ अपॉन टू म्यू, एफ मतलब एफ बिफोर अपॉन टू म्यू, ठीक है ना। तो अब बिफोर अपने पास कितना आया है 30 आया है, 30 अपॉन टू म्यू मतलब 3/2, ओके। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आफ्टर सिल्वरिंग, मतलब आफ्टर जो सिल्वर कर देगी इसको कॉन्वेक्स सरफेस को, है ना, आफ्टर एफ आफ्टर, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना 30 नहीं 10 आया 10 आया 10 आया है, तो एफ आफ्टर आ गया 10 सेंटीमीटर। एफ आफ्टर अगर 10 सेंटीमीटर आया है तो हमसे ये पूछा है कि बताओ कहाँ रखेंगे, तो एफ आफ्टर तो रेडियस जो आ जाएगा, ये कॉन्वेक्स अब ये कॉन्केव मिरर का रेडियस आ गया, सॉरी कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ आ गया, मतलब जो लेंस है वो कॉन्केव मिरर से बिहेव करेगा तो उसको जो फोकल लेंथ, अब जो जितना फॉर्मूला है सब कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर वाला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो जो रेडियस हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2f। तो हमने बोला रेडियस के जितना रखेंगे, आपने बोला कॉन्केव मिरर में अगर रेडियस के जितना अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज और जो ऑब्जेक्ट का साइड होता है वो सेम होता है। तो अगर फोकल लेंथ 10 है तो जो रेडियस होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसका साइज क्या हो जाएगा सेम। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, सब रिपीट क्वेश्चन देख लेते कब क्वेश्चन कौन सा है, कब क्वेश्चन कौन सा, ये वाला देखा हमने बोला 0.5 मीटर वाला देखा है, बिल्कुल बहुत सारा है, बिल्कुल बहुत सारा, इसीलिए तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ओके। और ये वाला देखा है 500 वाला है ना, कर्नाटका सीईटी, बिल्कुल। और ये वाला देखा है क्या, अभी भी देखा है, ये 20 ये आई थी पढ़ी 2004 का बहुत सारे क्वेश्चन आए इसमें, 2004 के बहुत सारे क्वेश्चन आए बिल्कुल इसमें, ओके नेक्स्ट चलो। Two rings of the same radius small r and mass small m are placed such that their center are at a common point and their plane are perpendicular to each other। ओके हमारे पास दो रिंग है, ऐसे रख दिया, बिल्कुल देखो इसका कहानी ऐसा है, बिल्कुल सेंटर कॉमन है और जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वन रिंग, तो ऐसे पास कर रहा है, तो एक के लिए प्लेन में है तो उसके लिए क्या हो जाएगा mr²/2 और एक के प्लेन के परपेंडिकुलर उसके लिए रिंग के लिए क्या हो जाएगा mr², तो 3/2 mr² जो हो जाएगा अपने पास जो सिस्टम का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो टू रिंग ऑफ रेडियस r and nr मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैव द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, है ना, इज 1/8। द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो दिया है, दो रिंग्स है ना, दो रिंग्स हैं बिल्कुल, हैव द सेम मटेरियल एंड बिल्कुल रेशियो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो mr²/2 mr² होगा दोनों के लिए, रिंग के लिए तो m1 हो जाएगा और ये r दिया है बिल्कुल, है ना, कैपिटल R दिया है, तो हमने बोला m1 इंटू r² अपॉन m2 इंटू एन आर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है अपने पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 1/8, ठीक है, ओके। तो हमने बोला मास क्या होता है, मास डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मैं मतलब मास को क्या ले सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैं क्या ले सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ, दोनों की एरिया जो होगा ना, एक पाइप होगा, पाइप जो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम होगा ना, तो दोनों का एरिया सेम है, डेंसिटी सेम है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ को मैंने बोला 2πr, सर्कमफ्रेंस जो हमारे पास रिंग के लिए जो लेंथ होगा वो 2πr होगा, सर्कमफ्रेंस 2π ऊपर वाले के लिए r, है ना, क्योंकि मास इज प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है, मास इज प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है, इसके लिए मैंने मास को रिप्लेस कर दिया किससे, एल से, मास को रिप्लेस कर दिया एल से, एल हो जाएगा 2πr इंटू r² ऊपर में अपॉन यहाँ पे 2π इंटू एन आर का होल स्क्वायर बराबर 1/8, 2π कैंसल, ये हो जा रहा है r अपॉन एन आर का होल क्यूब, तो ये अपने पास n क्यूब बराबर 8, तो n बराबर कितना हो गया 2, n बराबर आ जाएगा 2। द आउटपुट y ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट शोन इज इक्वल टू, तो अपने पास आउटपुट देख लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा ना, a प्लस बी और क्या करता है ऐड करता है, और यहाँ पे a डॉट एंड तो डॉट करेगा a प्लस बी, जब हमने कॉमन ले लिया, a को कॉमन ले लिया तो a को जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बी बचेगा, ठीक है ना, a इंटू 1 प्लस बी बचेगा, और a इंटू 1 प्लस बी जब बचेगा कॉमन लेने के बाद, तो a/b सॉरी हमने बोला यहाँ पे a ऊपर नीचे है ना, तो यहाँ पे ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो ये बचा ना, तो समथिंग इंटू 1 समथिंग इंटू समथिंग, किसी को भी अगर a से प्लस करेंगे, किसी को भी अगर a से प्लस करेंगे तो क्या होगा, यही होगा,
है ना, समथिंग इंटू समथिंग प्लस वन, वन प्लस ए करेंगे तो वन ही होगा, तो ये अपने पास वन, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपने पास। When पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में है तो अपने पास जो डिप्लीशन लेयर है वो भी कम हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर है वो भी कम हो जाएगा, और अपने पास बैरियर हाइट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। डिप्लीशन लेयर और बैरियर हाइट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। डिप्लीशन लेयर और बैरियर हाइट क्या हो जाएगा, दोनों रिड्यूस हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर और बैरियर हाइट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर और बैरियर हाइट दोनों क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अपने पास प्रीवियस ईयर में कब आया है ये, प्रीवियस ईयर में बात नहीं करेंगे हम, एनसीईआरटी की बात करेंगे सीधा। देखो एनसीईआरटी बोलती है अपने पास जब डिप्लीशन फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर क्या हो गया, कम हो गया। ओके, बैरियर पोटेंशियल विदाउट बैटरी, है ना, बैटरी के साथ हमने बोला है, किसमें दिया है ना, ए में दिया है, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस में है बिल्कुल, तो उसका क्या हो गया, है ना, एक ही बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस में। देखो डिप्लीशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिवर्स बायस में बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोनों में, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का उल्टा है। तो हमने बोला रिवर्स बायस में क्या है, फॉरवर्ड बायस में कम हो जा रहा है। और हमने बोला बैरियर पोटेंशियल, तो ए है विदाउट, वन वाला जो है विदाउट बैटरी, वन वाला जो है विदाउट बैटरी, वन वाला विदाउट बैटरी, एंड टू वाला किसके साथ, लो बैटरी एंड हाई वोल्टेज, ठीक है ना। ओके, तो हमने बोला देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी के साथ हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जा रहा है, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जा रहा है, तो हमने बोला रिड्यूस हो जाता है दोनों, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर हाइट या फिर डिप्लीशन लेयर, बैरियर हाइट एंड डिप्लीशन लेयर बोथ रिड्यूसेस इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस दोनों उल्टा बढ़ जाएगा। ओके, हमने बोला है कि पेंडुलम क्लॉक इज 5 सेकेंड फास्ट एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड 10 सेकेंड स्लो एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर डज इट गिव द करेक्ट टाइम। सपोज हमने बोला टी टेम्परेचर पे करेक्ट रीडिंग दे रहा, तो हमको पता है कि जो डेल्टा एल है, देखो टाइम पीरियड पेंडुलम सबको पता है, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड कितना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, बिल्कुल। जो अगर मैं डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा टी बाई टी जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल। और हम जानते हैं डेल्टा एल बाई एल लेंथ है ना, टाइम मतलब डेल्टा एल बाई एल जो होता है थर्मल एक्सपांसन के समय वो कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल बाई एल को मैं लिख सकता हूँ अल्फा डेल्टा टी, तो टाइम पीरियड जो होगा डेल्टा टी बाई टी वो किसके बराबर होगा, हाफ इंटू अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। तो देखो जो डेल्टा टी है, जो चेंज इन टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो अपने को फास्ट जो 5 सेकंड फास्ट हो रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 बराबर टी जो होगा t-5, है ना, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इतना, और बाद में 10 सेकंड ये हो जाएगा कितना, कितना चेंज आ गया अपने पास 30 माइनस टी। ओके, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस दिया, 15 डिग्री सेल्सियस दिया, तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस टी बराबर 2t माइनस 30। ओके, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 बराबर 3t, मतलब t बराबर हो जाएगा 20, t बराबर 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या देगा, करेक्ट रीडिंग, t बराबर 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या देगा, करेक्ट रीडिंग। ओके, हमको पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी जो होता है डेल्टा एस, है ना, हमेशा यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या होती जा रही है, फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करेंगे, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो एंट्रोपी जो है ना यूनिवर्स की कांस्टेंट है, लेकिन केमिस्ट्री बोलते हैं कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हमको बताना है यहाँ फिजिक्स की, तो हमने बोला एंट्रोपी जो होता है रैंडमनेस वो होता है डेल्टा क्यू बाई टी, सबको पता ही है, लेकिन हमने बोला यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है ना। और हमने बोला क्यू हीट एनर्जी है, हीट क्या है, हीट एनर्जी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बोला तो एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एन एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी हो जाएगा टी। तो हमने बोला एम एल टू टी माइनस 3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी रैंडमनेस, m(l)2 अरे टी सॉरी, हमने बोला ये टाइम है, यहाँ पे क्या है, ये टाइम है और यहाँ पे क्या है, ये टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो दोनों को टी कैसे लिख दिया, दोनों को टी नहीं लिख सकते ना, केल्विन -1 करना पड़ेगा यार, केल्विन -1 करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पे केल्विन लिखेंगे ना, टेम्परेचर के लिए टी नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए टी नहीं होता, टाइम के लिए टी होता है, बिल्कुल। ओके नेक्स्ट हमने बोला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज carried out by using green red blue light using one color at a time, the fringe width recorded is this, ठीक है। तो बीटा जो होता है फ्रिंज विड्थ हम लोग बोला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, मतलब जो फ्रिंज विड्थ है इसके प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। तो हमने बोला विबग्योर VIBGYOR, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड का अपने पास क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा, तो बीच वाले
जो रेड दिया ना, तो बीच का सबसे ज्यादा रेड हो जाएगा, तो बीटा ऑफ रेड सबसे ज्यादा। फिर बताओ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और फिर बताओ ब्लू का सबसे कम है, ब्लू का सबसे कम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ग्रीन का, फिर ब्लू का सबसे कम हो जाएगा, ब्लू का सबसे कम हो जाएगा, ब्लू का सबसे कम, ब्लू का सबसे कम, ब्लू 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 का सबसे कम, ये रहा रेड का सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, in a young double slit experiment uses a monochromatic source, the shape of the interference fringe formed on the screen far away, वर्ड को समझना, far away, एक वर्ड को पढ़ेंगे far away from the slit। अगर पास से देखा तो हाइपरबोलिक दिखेगा, पास से देखा तो हाइपरबोलिक दिखेगा, दूर से देखा तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बोलती है। देखो हमने बोला ये एनसीईआरटी का डायग्राम है सर, हमने बोला जब देखो, हमने बोला दूर से देखा तो स्ट्रेट लाइन, दूर से देखा तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, पास से तो हाइपरबोलिक, पास देखा तो हाइपरबोलिक दिखेगा, दूर से देखा दिखेगा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और एक कंडीशन और है, जब ये ऐसे कंडीशन देखने का, देखो दूर से देखा स्ट्रेट लाइन, पास से देखा तो हाइपरबोलिक, और दूर से देखा तो डी जो है ना वो कितना, देखो डी को अगर कम करते जाएंगे, डी मतलब जो स्लिट है ना, दोनों स्लिट की विड्थ को जितना कम करते जाएंगे, मतलब दोनों स्लिट के, मैंने बोला दोनों स्लिट के जो बीच की स्पेस है उसको जितना कम करते जाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा, उतना तो क्या होते जाएगा, ये हाइपरबोलिक होते जाएगा, उतना ज्यादा ये क्या होते जाएगा, हाइपरबोलिक होते जाएगा। ठीक है ना, ये समझ लेना, जितना ज्यादा उसको क्या करते जाएंगे, जितना ज्यादा उसको क्या करते जाएंगे, जितना ज्यादा उसको क्या करते जाएंगे, दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को कम करते जाएंगे, उतना ज्यादा ये हाइपरबोलिक होते जाएगा, जितना पास उसके जाएंगे उतना ज्यादा ये हाइपरबोलिक होते जाएगा। तो दो कंडीशन है हाइपरबोलिक की, दोनों को याद रख लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पूछा है, फार अवे, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके हमने बोला सर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके चलो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हैज अ वेलोसिटी दिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव इज दिस, आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर, है ना, विल बी। ओके हमको क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन, तो डेल्टा एक्स पूछा, डेल्टा एक्स हम जानते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, हमने बोला डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा 2 पाई बराबर डेल्टा टी अपॉन टी। ये अपने पास सबसे बड़ा रिलेशन आता है सर यहाँ पे। इस क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन, क्या हर वेव का क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से वेव का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने बोला यहाँ पे क्या पूछा, डेल्टा एक्स दिया क्या, डेल्टा एक्स दिया क्या, डेल्टा एक्स हमको पूछा है, बिल्कुल डेल्टा एक्स पूछा है, तो हमको बोला है डेल्टा फाई दीजिए, डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री पाई बाई 3। ओके तो हमने बोला डेल्टा फाई अपॉन 2 पर, इट इज पाई बाई 3 अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी बराबर एन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर वेलोसिटी दिया कितना 350 अपॉन फ्रीक्वेंसी 500, ऊपर जाएगा 500। तो हमने बोला पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल, ये हो जाएगा कितना कितना कितना, ये कितना हो गया, ओके 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 500 ये हो गया, बिल्कुल। तो हमने बोला 500 को उधर ले जाता हूं मैं, ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 7 6, ओके 35/6 इंटू 500 बराबर डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, है ना, ये हो जाएगा 7, ये 100, तो 7/6 अपॉन 100, तो 1.2 आएगा, 1.2 आएगा, 1.2 आएगा, 1.2 मीटर, 1.2 क्या आएगा, मीटर आएगा। अरे 500 का यार एक जीरो काट दिया ना हमने, एक जीरो काट दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.12 मीटर आएगा, 0.12 मीटर आएगा। अगर 0.12 मीटर आया तो हमने बोले तो कितना बोलेंगे, इसको 12 सेंटीमीटर बोलेंगे, 0.12 मीटर क्या बोलेंगे 12 सेंटीमीटर, तो हमने पास 12 सेंटीमीटर आएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। Okay, two loudspeaker L1 and L2 derived from a common oscillator and amplifier are arranged as shown. The frequency of the oscillator are gradually increased from 0 to detector. At D, record a series of maxima and minima. If the speed of the sound is 330 meter per second, then the frequency at which the first maxima is observed. तो हम जानते हैं, देखो सर लैम्डा हमको क्या निकालना है, देखो हम जानते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न जब क्या, देखो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम के लिए हमने बोला, मैक्सिमम के लिए बोला when then the frequency at which the first maxima is observed, then the frequency at which
डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स हमने बोला ये 40 है और यहाँ पे 41 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ये जो हाइपोटेनस होता है अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1681, अंडर रूट ऑफ 1681 जो होगा वो कितना होगा 41 होगा, तो ये जो होगा 41 और ये होगा 40, तो दोनों के बीच में यहाँ से जा रहा है 40 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से 41 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जो डेल्टा एक्स आएगा वो 1 मीटर आएगा। डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। तो आपने को डेल्टा एक्स दिया 1 मीटर और लैम्डा अपने पास जो 2 पाई बाई लैम्डा होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा फाई के बराबर होगा। हमको क्या पूछा, हमको क्या पूछा, आपने क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, अपने को फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है ना। तो डेल्टा फाई दिया है क्या, डेल्टा फाई फेस डिफरेंस दिया है क्या, अरे ओके सॉरी हमने बोला कुछ अलग कर दिया, ठीक है ना। तो अपने पास क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए अपने पास डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, डेल्टा एक्स 1 है, एन बराबर फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 1 और लैम्डा है ना, यहाँ पे एन जो है वो ये है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बराबर एफ लैम्डा, तो अपने पास जो लैम्डा होगा वो वी बाई एफ होगा, वी बाई एफ, वी बाई एफ। तो अपने पास जो क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा, वेलोसिटी कितना 330 होगा, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी जो होगा वो भी 330 ही होगा। Okay, a body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F. That is दे दिया अपने को माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। Where I, J and k are the unit vector along x, y, z axis of the system respectively. What is the work done by the force in moving the body a distance of 4 मीटर along the z axis। देखो अगर हमने बोला वर्क डन जो होता है ना वो इंटीग्रल f डॉट dx डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो along वाला हुआ, जैसे कि हमने बोला अगर वो उसको z एक्सिस से मूव है तो वही कंपोनेंट फोर्स का जो कि जेड के अलॉन्ग है वही वर्क करेगा, और जो कि एक्स के अलॉन्ग है वाई के अलॉन्ग है वर्क कभी नहीं करेंगे। तो अपने पास जेड के अलॉन्ग जो वर्क है वो जेड के अलॉन्ग जो फोर्स है वो उसका 3 है कंपोनेंट, और उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 12 जूल का वर्क करेगा, ये 12 जूल का वर्क करेगा ये। ओके हमने बोला विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट अ फिक्स फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कांस्टेंट हमें पास बोला है, देखो ओके फॉर विंड स्पीड v द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू। एज्यूम दैट जनरेटर कन्वर्ट अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी, फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है फिक्स फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमको पता है यार, देखो पावर जो होता है हमने बोला फोर्स, फोर्स बराबर होता है रो ए वी। चलो इसको इस एनर्जी को देखो, यहाँ पे एनालॉजी है, ये हम एनालॉजी से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। एनालॉजी बात करें, देखो एक पाइप से पानी निकल रहा है, एक पाइप से पानी निकल रहा है दीवार में टकरा रहा है, तो फोर्स कितना एक्सेप्ट करेगा v dm by dt, और dm by dt कितना रो ए वी, तो v इंटू रो ए वी होता है, ठीक है। तो अपने पास जो अपने पास क्या होगा, अपने पास ये होगा रो ए वी। ओके तो अपने पास जो यहाँ पे फोर्स होता है वो रो ए वी स्क्वायर के जितना होता है, रो ए वी स्क्वायर के जितना होता है फोर्स। हमने बोला यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो पावर इंस्टेंटेनियस जो होता है वो f डॉट वी हाफ निकाला हमने कितना रो ए वी स्क्वायर इंटू वी किया, तो रो ए वी क्यूब जो होगा वो पावर होगा। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है, वी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। कौन सा छोड़ा था हमने, ये चार छोड़े थे ओके है ना। तो इसको ये भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी चलने, तीसरा ये बना लेते हैं, ये तीनों ये वाला। अब इसके बाद देख लेते हैं ओके ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, हाँ एक बड़ा सा F2 बाई F1 निकालना है, ठीक है। F2 बाई F1, तो F1 क्या होगा पहले ये निकाल लेते हैं। F1 हमने बोला F1 जो होगा वो कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई के के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो F बराबर हमने बोला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर।
ओके तो हमने बोला यहाँ पे आर कितना है, आर कितना है, हमने बोला यहाँ पे चार्ज, हमने बोला जब ये पूरा पूरा गोल था ना, पूरा गोल था तो हमने बोला चार्ज क्यू था, हमने बोला के क्यू इंटू आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है वो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये इनिशियल फोर्स हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। और फाइन F1, ठीक है, तो F2 क्या होगा, F2 कितना होगा, हमने बोला F1 की वैल्यू लिख लेते हैं, हमने बोला F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है के क्यू बाई 4r स्क्वायर। F2 क्या होगा, F2 क्या होगा, F2 बराबर K इंटू क्यू, ठीक है ना। हमने बोला जब उसको निकाल दिया, मतलब बोला था स्पीयर विद कैविटी नाउ, मतलब जो कैविटी वाला स्पीयर है वो एक्सर्ट कर रहा है F2 फोर्स, कैविटी वाला स्पीयर है वो एक्सर्ट कर रहा है F2 फोर्स, ठीक है। तो जो कैविटी वाला फोर्स होगा है ना, वो कितना एक्सर्ट करेगा उस पॉइंट पे, है ना। ये पूरा ये देखो कैविटी वाला जो स्पीयर होगा वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उस पॉइंट पे, कैविटी का फोर्स, कैविटी का फोर्स, कैविटी का फोर्स, कैविटी का फोर्स, मतलब पूरे स्फीयर का फोर्स माइनस कैविटी का फोर्स, पूरे स्फीयर का फोर्स है ना, माइनस कर देंगे इसके फोर्स को, तो अपने पास इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। पूरे कैविटी का फोर्स कितना था अपने पास, के क्यू बाई 4r स्क्वायर माइनस इस छोटे से जो कैविटी होगा उसका मास कितना होगा। देखो हमारे पास सिंपल सा तरीका होता है यार, अगर r/2 करते हैं तो मास जो होता है ना वो कितना होता है m/8 हो जाता है, ठीक है ना, पूरे मास से। अगर हमने क्योंकि वॉल्यूम की बात हुई है वहां पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी तरह उसी प्रकार जब चार्ज क्या होगा, जब r/2 करेंगे ना तो हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा q/8 हो जाएगा, जो कटे हुए पार्ट है उसका। अगर उसी प्रकार हमने बोला जब r/3 करेंगे, r/3 करेंगे तो जो चार्ज होता है वो कितना हो जाएगा, q/3 का स्क्वायर 2q/27 निकाल जाएगा, मतलब इतना पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रकार से हम समझते हैं बिल्कुल। तो F1 कितना आया था अपने पास के क्यू बाई 4r स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे अपने पास के क्यू बाई 8 हो जाएगा। इसका चार्ज क्योंकि r/2 के उसका चार्ज क्यों बचेगा ना, छोटे वाले का वो कितना बचेगा, क्यू बाई 8 इंटू डिस्टेंस इसके पॉइंट के सेंटर से इस बीच वाले छोटे वाले के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 3r/2 है, 3r/2 है, 3r/2 है, 3r/2 का उसको कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर बाई 4, तो ये 1 जा हो जाएगा, ये 2 जा, मतलब हमने बोला कि के क्यू बाई 4r स्क्वायर माइनस के क्यू बाई कितना था 2 9 18r स्क्वायर ये था, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36 आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये 2 के क्यू और ऊपर में कितना हो जाएगा 9 के क्यू, ऊपर में कितना हो जाएगा 9 के क्यू, ऊपर में कितना हो जाएगा 9 के क्यू, ओके 9 जा 36 बिल्कुल। तो हमने बोला 7 के क्यू बाई 36 आर स्क्वायर, ये F2 है, ये F2 है। तो हमने बोला F1 बाई F2 करते हैं, नहीं आपने F2 बाई F1 पूछा, F2 कितना निकाला हमने, F2 निकाला अपने पास 7 के क्यू बाई 36 आर स्क्वायर इंटू F1 कितना निकाला के क्यू बाई 4r स्क्वायर, के क्यू कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई हो जाएगा 9, तो 7/9 अपने पास F2 बाई F1 आ जाएगा, 7/9 अपने पास F2 बाई F1 आ जाएगा, 7/9 F2 बाई F1 आ जाएगा, आ गया। ओके अपने पास कौन सा है, 3 ही है ना, ये वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके अ पार्टिकल ऑफ मास 10 टू द पावर -5 kg मूव्स हॉरिजॉन्टली बिटवीन द प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपने पास, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। अब इसके पास हमको मास दे दिया 2 × 10⁻⁵, ओके मास दे दिया इतना, एक पार्टिकल को इतना भेज रहे हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है अपने पास है ना, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है, कितना है 200 है ना, 200 न्यूटन पर कूलम, 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना दिया अपने को 2 टेस्ला, ओके। हमको क्या बोला है, अप्लाइड इन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल, मतलब ये अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है, पूछा नहीं बोला नहीं है लेकिन, ठीक है ना, लेकिन अंदर होगा कि बाहर होगा वो भी पता चल जाएगा भी, है ना। ओके विच इज डायरेक्शन नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ऐसा होगा v क्रॉस, है ना, इधर v है तो उसको अंदर की तरफ भाग देंगे कि बाहर की तरफ, बिल्कुल, है ना। तो अंदर भी बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल दोनों तरफ हो सकता है। इफ g इज 9.8, g कितना लेना 9.8 एंड द चार्ज ऑन द प्लेट इज सेंट टू द चार्ज इज दिया q दिया, q कितना दिया 10 to the power -6, then velocity of the charged particles so that it continue to move horizontally। तो मतलब हमारे पास क्या हो कि जो ऊपर में जो mg हो ना, वो mg को बैलेंस कौन करे, qe प्लस qvb,
क्यू वी बी, क्यू जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, क्यू वी बी जो लॉरेंस फोर्स का कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो हमने बोला m इंटू जी, मास कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू जी हो जाएगा 9.8 बराबर क्यू इंटू क्यू, दोनों में कॉमन, क्यू कॉमन ले लिया मैंने, क्यू कॉमन ले लिया मैंने, क्यू कितना हो जाएगा सर, क्यू कितना हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, क्यू अपने पास कितना है 10 टू द पावर -6, ओके, ई प्लस वी बी, ई प्लस वी बी, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो मैंने बोला 2 इंटू ये हो जाएगा, ओके, 2 इंटू ये, नीचे में 10 था, ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 98, ओके। अपने पास ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 98 बराबर ई प्लस वी बी, 2 इंटू 98 बराबर ई प्लस वी बी, ई प्लस वी बी, हाँ ना, ये बिल्कुल सही है ना। तो चार कम होगा ना, तो 196 बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और हमने बोला कि V है ये, ओके, तो V हो जाएगा अपने पास क्या 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 पाछिले कर बोल ऑनलाइन गोल हो अभी खात है तहां भूट ले रही। हां जाबो घर का चार्जर है कहां होइसे। हां जाबो ले मैं कर देता हूं। हां कर दे ऑनलाइन गोल होई था, तेल नहीं है काला दिया बारा काल ले के हो ई मम्मी की बात अच्छा 200 तो V प्लस वी कितना है, वी कितना है अपने पास, ओके, V कितना दिया यार, V दिया क्या, ओके, V तो निकालना है शायद, हाँ V निकालना है अपने पास, V कितना दिया है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये दिया है। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन -4 मतलब डायरेक्शन उल्टा है ना, तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन मेंशन नहीं किया, 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड अपने पास आंसर आएगा, 2 मीटर पर सेकंड अपने पास आंसर आएगा, ओके। ये वाला बना लेते हैं, ओके, अब ये वाला बना लेते हैं, ठीक है सर, ओके। अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट emit a photon if the mass of the hydrogen atom is small m and its ionization energy is capital E, then the recoil velocity acquired by the atom is, ठीक है, ओके। हमारे पास क्या था कि देखो, हमारे पास एक एटम था जो कि एक्साइटेड स्टेट में था, वो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब उस एनर्जी रिलीज को बंटवारा होगा, उस एनर्जी जो रिलीज है उसको बंटवारा होगा 2 पार्ट्स में। एक तो उसका पार्ट को आधा लेगा कौन, मतलब आधा क्या है, उसको पार्ट का बंटवारा कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन हमें उस पार्ट का बंटवारा होगा, उसका पार्ट को कौन कौन लेगा, वो फोटोन लेगा, और वो रिकॉइल वेलोसिटी के फॉर्म में जाएगा किसके, इलेक्ट्रॉन के, मतलब एटम की, ठीक है। तो जो अपने पास एनर्जी रिलीज हुई, सपोज देखो हमने बोला लैम्डा बराबर क्या होता है, H/P, दैट इज H/mv होता है ना, H/mv, इसको पहले लेते हैं। हमने बोला लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर H/mv होता है, बिल्कुल होता है। और हमने बोला जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा, है ना, मतलब हमने बोला एक्साइटेड स्टेट है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब है ना, बिल्कुल सही है। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब हमारे पास ये नीचे आ रहा तो एनर्जी जो रिलीज हुई डेल्टा ई, उसको कैसे निकालेंगे, चलो, है ना, डेल्टा ई बराबर -13.6 इंटू 1/n1² फाइनल -1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये 13.6 क्या बोल रहा है अपने पास, यही तो क्या है ना, ऐसे जो कि 13.6 इसको ही बोला इसने, ठीक है ना, बराबर 4 -1 दैट इज 3/4। इतनी एनर्जी क्या रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी को बंटवारा होगा, इसी एनर्जी का बंटवारा होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई बाई, मतलब 3 टाइम्स ऑफ E/4, 3 टाइम्स ऑफ 3E/4 इज डिवाइडेड इनटू 3E/4 किसके बराबर होगा, हाफ mv²। ये हाफ mv² बराबर होगा 3E/4 जो होगा ना, 3E/4 जो एनर्जी होगी, ये 3E/4 जो एनर्जी होगी वो किसमें बंटवारा होगा, जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द एटम, यही है बिल्कुल, प्लस जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो कितना होगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन hc/लैम्डा, ठीक है ना, hc/लैम्डा, ओके। एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होगा वो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज hc/लैम्डा। तो मैं लैम्डा क्या ले सकता हूँ, मैं लैम्डा क्या ले सकता हूँ, लैम्डा को मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे h/mv, तो यहाँ पे hc/h/mv, तो ये हो जाएगा, इधर से कैंसल, ये हो जाएगा हाफ mv² बराबर 3E/4, ये बराबर है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, है ना, अपने पास क्या हो जाएगा 3E/4, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया, देखो अपने पास ये क्वाड्रेटिक बन गया, V की वैल्यू देखो क्वाड्रेटिक बन गई ना, ये V देखो अपने पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन गई। मैं इसको फिर लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ, हाफ mv² प्लस CMV,
है ना, इसको मैंने बोला देखो बिल्कुल क्वाड्रेटिक बन रहा है, प्लस सॉरी माइनस आया, माइनस उधर से इधर आ गया, तो -3/4 ई बराबर 0। ये अपने पास क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, अपने पास ये c है ना। तो यही अपने पास क्वाड्रेटिक बनेगा। अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालना है तो हमें सीधा चला फॉर्म लगाते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो b की वैल्यू लिख लेते हैं यार, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, बिल्कुल b की वैल्यू लिख लेंगे। b की वैल्यू आ जाता, अरे क्या, तो b की वैल्यू कितना थे, हाफ m, सॉरी ये तो a की वैल्यू थी। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी थी, हाफ mv² है ना। तो a की वैल्यू कितनी है, हाफ m, और b की वैल्यू कितनी है, mc, और c की वैल्यू कितनी, 3/4 -3/4 e, -3/4 e। तो माइनस भी लिखना है, माइनस भी लिखना है, माइनस b, दैट इज माइनस ऑफ mc प्लस √b², दैट इज m² c² -4ac। तो यहाँ पे ये इसके पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3e/4, यहाँ पे 3e ऊपर में और 4 नीचे में, 3e/4 है ना, 4 × 4 × c कितना है, a हाफ m। तो ये कैंसल अपॉन 2a कितना है, 1/2m मतलब m। नीचे में क्या आएगा, m आएगा, नीचे में क्या आएगा, m आएगा, नीचे में क्या आएगा, m आएगा, नीचे में m आएगा, और यहाँ पे ये 4 चला गया, यहाँ से ये चला गया, अपने पास क्या आ गया, देखो। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -c बचेगा ये, और यहाँ पे m को मैंने अंदर ले लिया, प्लस अंडर था, m² अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा c² प्लस m भी m² था ना, तो यहाँ पे 3e/2m आएगा, तो √3e/2m प्लस c², और ये बाद में -c आएगा, मतलब बाद में -c, इसके बाहर में -c, ब्रैकेट के बाहर में -c है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना, ओके। A cavity of radius r/2 is made inside a solid sphere of radius r. The center of the cavity is located at a distance r/2 from the center of the sphere. The gravitational force on the particle of mass small m at a distance r/2 from the center of the sphere on the line joining both the center of the sphere. The cavity is, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने बोला एक कैविटी था यहाँ पे, एक हमने पास उसमें कैविटी लिया है, स्फीयर की कैविटी काट लिया r/2 पे। तो क्या पूछा है यहाँ पे, अगर मैंने बोला स्मॉल m का मास रखता हूँ तो इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, इस किस पे डिपेंड करेगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे डेंसिटी जो होगा ये डेंसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करना है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसकी वजह से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से निकालने के लिए क्या हो जाएगा, gm अंदर में सॉलिड स्फीयर के gm/r³ × r। तो m जो होगा ना उसको m/2 मैंने अभी बताया था। m/2 क्या होता है, m/2 मतलब काट के निकाल दिया, सॉरी r/2 का निकाल दिया, मतलब क्या होगा, अपने पास कितना मास निकाला, m/8 निकाला है ना। तो m/8 निकाला तो कितना बचा, 7m/8 बचा, इंटू r² जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर से r/2² मतलब r²r³/8। तो अपने पास क्या जाएगा 7gm/r³, बड़े वाले की वजह से, ठीक है ना। बड़े वाले की वजह से इतना आ रहा है, बड़े वाले की वजह से इतना आ रहा है, बड़े वाले की वजह से कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और छोटे वाले की वजह से, बड़े वाले की वजह से इतना, बड़े वाले की वजह से कितना, 7gm/r³। छोटे वाले की वजह से देख लेते, छोटे वाले की वजह से हमने बोला उसका मास कितना है m/8,
है ना। तो जी एम बाई आर क्यूब, उसके वजह से हमने पढ़ा आर बाई टू, आर बाई टू है ना। उसके आर बाई टू का जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 7m/r, आर क्या लिखेंगे वहाँ पे उस छोटे वाले के लिए? छोटे वाले के लिए क्या होगा? छोटे वाले के लिए उस पॉइंट से डिस्टेंस है r/2 का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, आर स्क्वायर बाई 4 तो ये हो जाएगा तो ये 1 ये 2 जा, तो जी एम बाई 2 आर स्क्वायर, जी एम बाई 2 आर स्क्वायर। वहां पे कितना था? 7 और नीचे में 2, तो इंटू 2 जी एम बाई 8m। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एम बाई, यहाँ पे क्या है इसको लास्ट में देख लेते हैं यार। इसका यहाँ पे लग रहा है कि जी एम बाई, देखो यहाँ पे गलती हो रही है कुछ, सेंटर का लेना है कि यहाँ पे लेना है, तो इसकी वजह से सेंटर पे 0 हो जाएगा। अरे यार सॉलिड स्फीयर की वजह से सेंटर पे क्या होता है 0, तो उसके वजह से 0, और उसकी वजह से कितना हो जाएगा जी एम बाई 7 जी एम बाई आर क्यूब आया था। इसको लास्ट में देखेंगे, इसको लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। चलो इसको देख लेते हैं यार, इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है इसका। अरे यार मैग्नीट्यूड जल्दी में मैग्नीट्यूड देखना भूल गया। माइनस चार्ज आएगा उस पे, जल्दी में मैग्नीट्यूड डालना भूल गया। माइनस चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो उसकी वजह से माइनस चार्ज आना जरूरी है, क्योंकि प्लस और माइनस तभी तो कैंसिल होगा यार। सेंटर पे पोटेंशियल, जब तो सेंटर में 0 पोटेंशियल होगा, यहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस है, तो फिर नहीं होगा ना। जल्दी में गलती कर दिया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, E1 बोला है G0 बाई आर कैप बाई 2 E1, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एट मास m ड्यू टू द फुल सॉलिड स्फीयर। G0 इन्होंने क्या किया है, G0 मान किया है, G0 आर कैप अपॉन 2 ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द कैविटी। माइनस करने के लिए हमने भी निकाल दिया था किसकी वजह से? छोटे वाले मास की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं ये? चलो इनके हिसाब से बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 है ना, वो क्या लिख रहे हैं माइनस G0 आर वेक्टर अपॉन आर, यस है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट मास m ड्यू टू द फुल सॉलिड स्फीयर की वजह से इतना हो रहा है। ये
बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी नॉट आर कैप बाई 2। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड टू द कैविटी एट मास एम, है ना। ओके, मास एम की वजह से, तो मास एम जो होगा वो एम डैश जो होगा वो कितना होगा एम बाई 8। तो जो E2 होगा, E2 कितना होगा, E2 बराबर माइनस ऑफ माइनस जी एम बाई 8, है ना। एम डैश मतलब एम बाई 8 आर स्क्वायर इंटू आर कैप, है ना। और ये किसके बराबर है, जी नॉट, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या बना, जी नॉट बाई 8 आर कैप। ये E2 है, ये E2 है। तो हमने बोला उसकी वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1 माइनस E2 होगा। पहले की वजह से कितना आया था, जी नॉट आर कैप बाई 2 जो कि अट्रैक्टिव था, और उसकी वजह से क्या है रिपल्सिव, दैट इज प्लस जी नॉट आर कैप बाई 8। एलसीएम लेने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 जी आर कैप बाई 8 नेट अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। ओके, मैं समझ गया। यहाँ पे क्या कि इन्होंने जो यूनिफॉर्म डेंसिटी बोली है ना, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इन्होंने यूनिफॉर्म मानी है जी नॉट, उसके हिसाब से सॉल्व किया इन्होंने। बिल्कुल सही किया। तो एफ नॉट जो हो जाएगा वो है ना बिल्कुल 3m जी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो फोर्स होगा वो क्या होगा m इंटू ई। तो m हमारे पास कितना है ना, m अपने पास m ही है, और अपने पास ई जो हो जाएगा 3/8m 3/8g 3/g नॉट आर कैप, ये हो जाएगा एफ नेट।